हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से हम आपके लिए एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे पास सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, कोर्स कोड BP202T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। और इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस 6 ईयर्स में पूछे गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। यानी पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स में, उन सभी को हम देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर के साथ आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, ताकि उन पर बेस किसी तरीके के अगर और कोई प्रश्न बन सकते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकें। ये समझ सकें कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी जान सकें कि अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है। साथ ही साथ आपके सभी यूनिट्स के यहाँ पर, क्योंकि हम 6 साल में क्वेश्चंस ले रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी हो जा रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हल करने से हमारा एक रिवीजन भी 5 यूनिट का हो जाता है। तो ये वीडियो हमारे बैचलर इन फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशंस में तो उनको मदद करेगा ही, साथ ही साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये वीडियो आपको पसंद करेगा। एक बात और बता दें कि जो हमारा प्रश्न पत्र आते हैं AKTU में, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर है। तो आप भारतवर्ष के किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपको भी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, तो ये आपके लिए भी लाभदायक होगा। मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना जो 2017-18 का क्वेश्चन पेपर है वो देखेंगे, और यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग हर साल जो है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हमने आप लोग को बताया था, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जो हमारे इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बहुत ही डिटेलिंग में बताया कि हमें स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर दोनों किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपको आने हैं जहां पे स्ट्रक्चर देके नाम पूछ लेगा या नाम देकर के स्ट्रक्चर पूछ लेगा। तो उसी क्रम में ये पहला प्रश्न है हमारा, जहां पे आपसे पूछ रहा है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन एंड एमाइल अल्कोहल। दो सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है, दो कंपाउंड का नाम दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसके स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो जो हमारा पहला वाला है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो जैसे अगर कोई प्रश्न आए तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पेरेंट नेम बन रहा है, जो लास्ट वाला नाम है ना, वो आपका पेरेंट नेम है, बेस नेम है। इसमें जितने भी कार्बन की संख्या या जो भी ये पेरेंट नेम है उसके हिसाब से सबसे पहले आप एक कार्बन चेन जो है वो ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है पेंटेन, यानी कि 5 कार्बन की चेन है। तो हम सिंपल क्या करें, 5 कार्बन की चेन बना लें। इसके बाद इसकी नंबरिंग कर लें, चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए, जिधर से आपको अच्छा लग रहा है। तो हम जो है इधर से कर लेते हैं। इट इज 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की ये जो चेन है बन गई। अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूशंस डालने हैं हमको। तो दूसरे पोजीशन पर 2 बार हमें मिथाइल ग्रुप डालना है और चौथे पोजीशन पर भी हमको एक मिथाइल ग्रुप डालना है। तो यहां पर एक मिथाइल लगा दीजिए, ठीक है, और एक और लगा दीजिए, क्योंकि 2,2 डाई मिथाइल यहां पर हो जा रहा है, 2 बार दूसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल। तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल आपने क्या डाल दिया, यहां पे सब्स्टिट्यूशंस डाल दिए। अब जो भी पोजीशंस खाली हैं उन सभी पोजीशंस पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको पूरा करने के लिए सिंपल हाइड्रोजन यहां पर भर दीजिए। तो हमने यहां पर देख रहे हैं एक कार्बन की एक वैलेंसी पूरी थी तो 3 हाइड्रोजन डाल देंगे। यहां पे 3 बॉन्ड ये बना चुका है तो चौथा क्या बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहां पे 2 बना चुका है तो जो भी जगह खाली है उस पर 2 हाइड्रोजन भर दीजिए। यहां पर कोई हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन की आपको आवश्यकता है। ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। हम इसको इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप जानते हैं कि जो लाइन होती है इसके आखिरी जगह पर क्या है, कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। तो यहां पे मिथाइल है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल आप लिख सकते हैं जैसे कि अभी हमने बनाया उसी ठीक उसी तरीके से। और यहाँ पे तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया हमारा कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप, चौथे नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप, दैट इज 2,2,4 ट्राईमिथाइल और 5 कार्बन की चेन है, इसीलिए हम इसे पेंटेन के नाम से जान रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है एमाइल अल्कोहल, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉमन नेम है। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको नहीं दिया है, ये बड़ा ही यूनिक प्रश्न बना देता है इसको। एमाइल अल्कोहल जो होता है उसे हम लोग सिंपल पेंटेनॉल भी बोलते हैं, यानी 5 कार्बन हो और OH ग्रुप लगा हो तो उसी को हम लोग एमाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसके सभी डेरिवेटिव यानी आइसो एमाइल अल्कोहल हो, पेंटेनॉल हो या नियो पेंटेनॉल हो, वो भी आपका एमाइल अल्कोहल के अंतर्गत आता है। यानी सिंपल 5 कार्बन की चेन बनाइए। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारा CH3 हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। नंबरिंग आप इधर से करेंगे क्योंकि OH ग्रुप इधर लगा है। इट इज 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन और OH ग्रुप लगा हुआ है, इसी को हम लोग पेंटेनॉल बोलते हैं और यही जो है एमाइल अल्कोहल भी कहलाता
है। तो ये हो गया हमारा एमाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट आर कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या है, आपके पहले यूनिट में आइसोमेरिज्म तो है, लेकिन वहां पे केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है एज पर सिलेबस। बट आइसोमेरिज्म का जब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हमें हर प्रकार का क्लासिफिकेशन मैंने आपको भी बताया हुआ है। तो वैसे तो सेकेंड ईयर में कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल्स और स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है, बट ये जानना जरूरी क्योंकि इस पर प्रश्न जो है यहां पर भी पूछा जा रहा है। तो कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल का सिंपल मतलब क्या है? कायरल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलती। सिंपल शब्दों में कहें कि कम से कम एक जो है कायरल कार्बन हो, ऐसा कायरल कार्बन जिस पर कार्बन पर जो 4 बॉन्ड वो बना रहा है वो चारों बॉन्ड उसने डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ बनाए होते हैं, तो उसी को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। और ऐसे कार्बन के प्रेजेंस पर जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हटा जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उसे हम 2 इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते। और जब उसके मिरर इमेज को हम लोग देखते हैं तो वो मिरर इमेजेस जो होती हैं वो नॉन सुपर इंपोजेबल होती हैं, यानी कि एक जैसे मान लेते हैं कि यहां पर अभी हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे, एक मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या हमारा लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इस लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग मिरर इमेज के द्वारा देखेंगे तो यहां पर आपको ये कायरल कार्बन दिख रहा है, जहां पर एक तरफ H है, एक तरफ CH3, एक तरफ OH और एक तरफ ये COH ग्रुप, यानी चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसका मिरर इमेज अगर आप बनाइएगा तो ये जो इसकी पोजीशनिंग है OH ग्रुप की वो राइट साइड से लेफ्ट साइड चली जाएगी। तो वो अगर इसको उठा करके उसके ऊपर रखेंगे तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। और ऐसे जो नॉन सुपर इंपोजेबल वाले कंपाउंड्स होते हैं और जहां पे कायरल कार्बन हो उसे हम लोग कायरलिटी बोलते हैं, कायरल सेंटर होने की वजह से। और इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम लोग जैसे 2 इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते, इसको हम कहीं से भी 2 इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। और जब इसी का अपोजिट हम बोलेंगे, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके मिरर इमेजेस जो है सुपर इंपोजिबल हो जाते हैं, जहां पर हमको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली देखने को मिलती है, उसे हम 2 इक्वल हाफ्स में जनरली बांट नहीं सकते, आराम से बांट सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ए कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप इथेन देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अगर हम लोग इसे यहाँ से काटना चाहें तो हम काट सकते हैं और 2 इक्वल हाफ्स में से बांट सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या होगा, एक ए कायरल मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एनी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स बनाने के कई सारे मेथड हैं, बट हम यहाँ पर 2 सिंपल मेथड आपके सामने रख रहे हैं। पहला मेथड जो है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारे एल्कीन्स होती हैं, कोई भी एल्कीन्स आप ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन कराइए। एल्कीन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, जो आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ भी रखा है। और इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जोड़ देंगे। सिंपल सी यहाँ पर एडिशन रिएक्शन जो है हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों कार्बन पे आप देख पा रहे हैं एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया और ये इथीन जो कि एक एल्कीन थी वो एल्केन में कन्वर्ट हो गई। ये रिएक्शन जो है वो हम लोग किसी भी कैटलिस्ट जैसे कि निकेल, पैडेनियम या फिर प्लैटिनम के प्रेजेंस में करते हैं और ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स बनाने के काम में आती है। दूसरी जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे हम लोग वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इस नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। यहां पर जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, उस एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स को, यानी किसी भी एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स की रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल या किसी और जैसे पोटेशियम मेटल की प्रेजेंस में कर सकते हैं। और ड्राई ईथर यहां पर एज अ सॉल्वेंट लेकर के जब हम लोग गर्म करते हैं तो यहां पर एक ऐसी रिएक्शन होती है। देखिए यहां पे क्या होगा, सोडियम जो आपका एक सोडियम प्लस है वो यहां से हमारे एक हैलाइड को लेकर चला जाएगा। तो एक सोडियम N, जैसे कि यहां पे नीचे आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि हमने यहां पर CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन नाम का एक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड रे रखा है और इसकी प्रेजेंस में यहां से सोडियम, यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, NaCl। इसी तरीके से दूसरे मोल से दूसरा सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को निकालेगा और ये दोनों एल्किल ग्रुप जो भी हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप यहां पर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से एक लार्जर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा या एक एल्केन ग्रुप जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, एल्केन कंपाउंड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक काफी अच्छी रिएक्शन है, इसे हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं और ये भी एल्केन्स के फॉर्मेशन के काम में आती है। सिंपल सी रिएक्शन है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो केमिस्ट्री में काफी कॉमन टर्म है, जहां पर हम ये बताते हैं कि कोई भी जो हमारा एटम है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जाने से पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्सिंग करके एक जैसे ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो कहेंगे इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव अ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनका जो शेप होता है डिफरेंट, पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जुड़ने की वजह से इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो लगभग एक जैसा
होने की कोशिश करता है, इनके शेप जो होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं और इसकी वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी एक जैसे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कार्बन में हम लोगों ने 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखा, एक देखा sp3, दूसरा देखा sp2 और दूसरा sp। ये होता क्या है, इसका नाम कहां से आया, जब कार्बन का एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स के आपस में मिक्सिंग करेगा तो 4 एक जैसे sp3 ऑर्बिटल्स का वो फॉर्मेशन करता है, जैसे हमें मीथेन के मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये 4 एक जैसे ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहा है और इसके बाद हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो बनाता है और चारों सिग्मा बॉन्ड एक जैसे बनते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन के साथ कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो चारों बॉन्ड्स जो हैं वो क्या है, सेम होते हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होता है वो हम कैसे कर रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग होने की वजह से। जब यही कार्बन अपने एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यानी px और py को क्या नाम है ओवरलैप करता है तो केवल 3 एक जैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं और उसे हम लोग sp2 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जब हमारा s ऑर्बिटल केवल px ऑर्बिटल को ओवरलैप करता है या एक ही p ऑर्बिटल को ओवरलैप करता है तो वहां पर हमें 2 एक जैसे ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिसे हम लोग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं और इसे sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप इसके एग्जांपल्स देकर के इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ, तो मैं कहा आपको sp3 दिखाया, आप sp3 sp2 भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आप उनके भी आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इथाइल अल्कोहल। पुराने पेपर्स को सॉल्व करने में मुझे एक बात और पता चली कि आपके सिलेबस में जो हम लोगों ने भी आपको डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर एंड यूजेस के हर यूनिट में कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनके कुछ के स्ट्रक्चर और नाम आपसे पूछ रहा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है और यूज पूछ रहा है, उस पर हर वर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसलिए ये काफी आसान प्रश्न हो जाता है क्योंकि आपको केवल स्ट्रक्चर बताना है और यूजेस बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग चलते हैं क्लोरोफॉर्म की तरफ। क्लोरोफॉर्म का जो सिंपल IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी जो हमारी मीथेन का स्ट्रक्चर भी हमने देखा, उस मीथेन के स्ट्रक्चर में से हम लोग 3 हाइड्रोजन को हटा करके सिंपल यहां पर क्लोरो ग्रुप लगा दें और एक हाइड्रोजन को रहने दे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। तो हमने 3 हाइड्रोजन को यहां पर रिप्लेस किया और Cl ग्रुप लगा दिया, तो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बन जाता है और याद रखना भी बहुत ही आसान है, बट कई बार हम लोगों को नाम से कठिन लगता है, जैसे क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, ये इसका यूज अगर हम बात करें तो पुराने जमाने में इसका प्रयोग जो है वो ऑपरेशन वगैरह करने से पहले हम लोग यूज करते थे, बट आज की डेट में हम लोग इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के तरीके से नहीं करते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा बेहोश करने के लिए ताकि उसके सेंसेस चले जाएं और ऑपरेशन वगैरह में वो दिक्कत ना करे, बट आज की डेट में इसका जनरली प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत ही लिमिटेड प्रयोग होता है उस केस में। बट बाकी जगहों पे यूज है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म को हम पेस्टिसाइड के रूप में या फिल्म प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ये हमारे लिए एज अ सॉल्वेंट यूज होता है फॉर द लिक्विड्स, फ्लोर पॉलिशर्स, रेजिन्स, एडहेसिव्स, एल्कोलाइड्स, फैट्स, ऑयल्स और रबर्स इत्यादि को के प्रिपरेशन इत्यादि में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, हम लोग इसे एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास इथाइल अल्कोहल, बड़ा ही कॉमन सा एक कंपाउंड है जिसे हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, यानी 2 कार्बन की चेन है और दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप एक आपको लगा देना है, यानी कि हमारे पास जो इथेन होता है, इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें, यानी कि CH3CH3 जो होता था उसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH ग्रुप लगा दे, तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसी को आप क्या बोलोगे, इथेनॉल बोलोगे। इथेनॉल जो होता है उसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां पे आप बता सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे CH3 है और ये CH2 और OH ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो इथेनॉल होता है वो एक अल्कोहल है और अल्कोहल है इसीलिए अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के काम में आता है और कई सारे लोग इसको ड्रिंक करते हैं, सीधे भी करते हैं, इसके क्या नाम है, लेस कंसंट्रेशन फॉर्म में। इसके अलावा जो है बेवरेजेस बनाने के साथ ही साथ ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि पेंट्स और परफ्यूम। साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंथेसिस में भी हम इसे एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, हमारे कई सारे कंपाउंड्स के सोल्यूशन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये टॉपिकल एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। कोविड के समय में आपने देखा होगा इसे हैंड सैनिटाइजर वगैरह बनाने के लिए या डिसइंफेक्टेंट के तरीके से भी हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया था और मेडिकल वाइप्स वगैरह बनाने के काम में भी इथाइल अल्कोहल यूज होता है। इसका IUPAC नाम होता है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट प्रकार के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बीच में
पहचान करने के लिए। और ये जो टेस्ट है वो बड़ा ही सिंपल सा होता है। यहाँ पे जो भी आपके पास सैंपल में अल्कोहल है उसको हम लोग रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे अल्कोहल का वो आयोडीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और हमें एल्किल आयोडाइड जो है वो प्राप्त होता है, यानी Ri जो है हमें मिल जाता है। ये जो एल्किल आयोडाइड मिल रहा है इसका हम लोग देन फिर सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ फिर से इसकी रिएक्शन कराते हैं और जिसकी वजह से हमें नाइट्रो एल्केन जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि RnO2 जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ये जो नाइट्रो एल्केन प्राप्त हुआ, अब इसकी रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, यानी कि NaNO2 और डाइल्यूट HCl का एक मिक्सचर के साथ, जिसकी वजह से हमें अल्कलाइन जब हम इस सोल्यूशन को करते हैं NaOH या KOH की प्रेजेंस में तो हमें डिफरेंट कलर्स जो है प्राप्त होते हैं लास्ट स्टेप में। ये जो कलर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ब्लड रेड कलर का यानी कि लाल रंग का, गाढ़े लाल रंग का आपको सोल्यूशन बना करके दे देता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है आपका सैंपल में तो वो ब्लू कलर आपको प्रदान करता है, और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो कोई कलर प्रदान नहीं करता क्योंकि वहां पर H नहीं है, जिसकी वजह से ये एल्किल हैलाइड में वो जनरली कन्वर्ट तो हो जाता है लेकिन उसके बाद वो रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं शो करता, इसीलिए वहां पे कोई कलर जो है वो आपको मिल करके नहीं मिलता। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो तीनों प्रकार के यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में पहचान करने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम जर्मिनल डाइहैलाइड्स। तो जर्मिनल डाइहैलाइड्स जो है वो कीटोन बनाने के लिए काफी अच्छे तरीके से कीटोन या एल्डिहाइड दोनों हम इनसे बना सकते हैं, लेकिन जो जर्मिनल डाइहैलाइड्स हैं क्या है पहले हमें वो समझना होगा। जैसे कार्बन चेन है और उसके एक ही कार्बन पे, डाई मतलब दो और हैलाइड ग्रुप लगे हुए, अगर एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं तो उसी को हम लोग जो है वो जर्मिनल डाइहैलाइड्स के रूप में जानते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 3 कार्बन की चेन है, इसे 1, 2 और 3 आप बोलेंगे, और इस दूसरे कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो जो है वो Cl ग्रुप लगाए गए हैं, यानी 2 क्लोरो ग्रुप लगाए गए हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे जर्मिनल डाइहैलाइड। और ये इसका पूरा नाम क्या है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब इस तरीके के किसी भी जर्मिनल डाइहैलाइड को अगर आप NaOH या KOH के साथ 2 मोल के साथ उसके रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस या वाटर, तो पानी के प्रेजेंस में जब KOH इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूशन, अगर आप अल्कोहल डाल दीजिएगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एलिमिनेशन हो जाएगी, इसीलिए हमें वाटर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करना होगा। और यहां से क्या होगा, ये जो हमारा KOH या NaOH आप लेंगे ये K+ और OH- में टूटेगा 2-2 मोल, क्योंकि हमारे पास 2 मोल है ये, और ये जो K+ है वो क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस करेगा यहां से और KCl का फॉर्मेशन करेगा। 2 मोल है इसीलिए दोनों Cls को ये क्या करेगा, लेकर के निकल जाएगा और 2 मोल आपको क्या मिल जाएगा, KCl। उसी समय पर 2 OH ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर आकर के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और आपको एक अनस्टेबल डायोल का प्राप्त होगा। ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो है हाइड्रोलिसिस की तरफ जाएगा, और ये जो डाइऑल है यहां से OH ग्रुप मान लीजिए और यहां से हाइड्रोजन इसको अपने साथ लेकर के यहां से वाटर को निकालेगा, हाइड्रोलिसिस होगी, और इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यहां पर C+O प्राप्त हो जाएगा और आपको एक जो है कीटोन मिल जाएगा, यानी कि जैसे कि यहां पर एसीटोन प्राप्त हो रहा है, CH3 C+O CH3, तो ये एसीटोन बन गया, यानी कि जर्मिनल डाइहैलाइड से हमने कीटोन का फॉर्मेशन कर लिया। अगर आप कोई ऐसा एल्डिहाइड ले लीजिए जहां पर इस CH3 की जगह अगर मान लीजिए हाइड्रोजन होता, तब क्या होता कि आपको एल्डिहाइड यहां पर प्राप्त हो जाता है, जैसे एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, जैसे यहां पर एसीटोन प्राप्त हो रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं जर्मिनल डाइहैलाइड से, और ये मैकेनिज्म उसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें हमने देखा है कि सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं, जहां पर सेम अमाउंट में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो कि 2 मोल हम ले लें, चाहे कीटोन हो या एल्डिहाइड, उन दोनों को एक साथ जब हम डाल देते हैं KOH एक्वस KOH के प्रेजेंस में या किसी इस तरीके के रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो वहां पर वो आपस में जुड़ते हैं और हमें जो है एल्डोल प्राप्त होता है। और अगर हम कंडेंसेशन करें उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालें तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। अब हमने क्या कहा कि अगर हम सेम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो उसे हम लोग एल्डोल रिएक्शंस बोलते हैं, बट अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो एक बात और ध्यान रखनी कि एल्डोल रिएक्शंस में हमेशा हमें अल्फा
हाइड्रोजन वाला कंपाउंड चाहिए, यानी जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। और इस तरीके के जो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं वही एल्डोल रिएक्शंस में जाते हैं। अगर आप डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स यहां पर ले लीजिए तो ऐसी एल्डोल रिएक्शन को ही हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के रूप में जानते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, सबसे पहले हम एल्डोल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर आप एसीटोन देख रहे हैं, इसके 2 मोल एसीटोन को अगर NaOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये 2 मोल आपस में क्या हो जाएंगे, एडिशन रिएक्शन के थ्रू चले जाएंगे और आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो यहां पर प्राप्त होगा। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है इसमें फिर से अगर आप अल्कोहल के प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहां से OH और यहां का जो एक हाइड्रोजन है वो निकलेगा और इन दोनों के बीच में हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्राप्त होगा। और ये जो रिएक्शन है वो एल्डोल कंडेंसेशन का एक काफी अच्छा एग्जांपल है। अब अगर हमें क्रॉस एल्डोल, यहाँ पे हमने देखा 2 मोल ऑफ सेम कीटोन या एल्डिहाइड लेना होता है, बस क्रॉस एल्डोल कंडीशन से में हम 2 अलग अलग चीजें ले सकते हैं। जैसे यहां पर हमने जो है वो एक कीटोन ले लिया, एसीटोन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, जबकि यहां पर हम एक एल्डिहाइड जो है वो ले रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हमने ले लिया है और बेस सेम रिएक्शन होगी तो यहां पर भी एल्डोल सेम बनेगा। इसके बाद कंडेंसेशन जो है वो सेम है, यहां से हाइड्रोजन निकाल लीजिए, यहां से ऑक्सीजन आप यहां से OH ग्रुप निकाल लीजिए, यहां से हाइड्रोजन निकालिए तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। वो तो कंडेंसेशन का पार्ट हो गया। तो कंडेंसेशन अलग रिएक्शन है और एल्डोल बनना ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो एल्डोल है वो दिख रही है, बट यहां पे हमने 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स लिए हैं। अब 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट कीटोन्स भी हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। जब ये जुड़ता है तो इसे मिक्स या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के रूप में हम लोग जानते हैं और ये काफी अच्छा इसका एक एग्जांपल है। एल्डोल के ऊपर भी रिएक्शन आएगी, आगे हम लोग देखेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, जो भी नेम रिएक्शन है उनको आप जरूर एक बार देख लीजिए क्योंकि इनके ऊपर 2 नंबर में भी और यही प्रश्न जो है वो विथ मैकेनिज्म जो है वो 7 नंबर में या 10 नंबर में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you mean by न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल जो है हम उन स्पीसीज को बोलते हैं और इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं जिनके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और निगेटिव चार्ज जनरली हम लोग देखते हैं और वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं क्योंकि वो प्रोटॉन्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये एक न्यूक्लियस लविंग इनको हम लोग बोलते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होती हैं वहां पर जाकर के अटैक करते हैं और जनरली जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं या कई बार इन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें देखने को मिलता है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के पास और जो हमारा नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी जो है लुईस बेसिस की तरह एक्ट कर सकते हैं और जो है हमारे न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब एग्जांपल में जैसे हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए कि OH माइनस जो है या Cl माइनस है, Br माइनस है, ये किसी ऐसी जगह पर अटैक कर सकते हैं जहां पर हमें यहां पर जैसे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो ये इस जगह पर जाकर के अटैक करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इन्हें हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो ये अब बड़े ही प्रश्न, वही मैंने बोला ना कि स्ट्रक्चर एंड यूजेज वाला प्रश्न है तो सिंपल सा आपको पहले एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो देखना चाहिए। तो जो एसिटिक एसिड होता है वो सबसे सिंपलेस्ट एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है जहां पे 2 कार्बन की चेन है और पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। तो C डबल बॉन्ड और OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या बन गया हमारा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन की चेन है और इसे हम लोग जो है इथेनोइक एसिड के नाम से IUPAC नोमेनक्लेचर में जानते हैं। ये सिंपल शब्दों में हमें सिरका जो हम लोग भोजन में यूज करते हैं वही है, विनेगर बनाने के काम में आता है और ये स्टर्स बनाने के काम में आता है, पॉलीमेरिक मटेरियल्स बनाने के काम में आता है, फूड प्रोडक्ट्स में जनरली एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम लोग यूज करते हैं और टेस्ट इनहांसर के रूप में भी यूज करते हैं। विनेगर के तरीके से आप इसको यूज करते हैं, व्हाइट विनेगर वगैरह जो है उसमें भी ये पाया जाता है और ये रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने के काम में आता है जब हमें सेल्स का एग्जामिनेशन करना होता है। साथ ही साथ ये कैम्फर के प्रोडक्शन के लिए एज अ सॉल्वेंट, कुकिंग इंग्रेडिएंट या फिर हम लोगों के जो भी हम लैब में प्रोसीजर्स करते हैं जहां पे हम सिंथेसिस करना चाहते हैं तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी बिना वाटर का जो एसिटिक एसिड होता है वो एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं। तो ये सभी इसके यूज आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो दूसरा है वो लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जनरली जो है वो हमें मिल्क या मिल्क जैसे प्रोडक्ट जैसे योगर्ट और घी बनाने के काम में आता है और उसी में हमें जनरली ये पाया भी जाता है। जो मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड आपको मिलता है। ये एक अच्छा केमिकल कंपाउंड है जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम हाइड्रेशन या स्किन के ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए और जो है ये
बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक्स होती है जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड जो है उसको बनाने के काम में आता है। फार्मास्यूटिकल्स में भी ये हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ क्या नाम है रिएक्टिंग, या आप इस रिएक्शन से स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं या फ्लेवरिंग जो एजेंट्स के तरीके से इसका प्रयोग करते हैं योगर्ट और चीज इत्यादि बनाने के लिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक सिंपल सा एसिड ये भी है, और इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर था इसी जैसा स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये एक 3 कार्बन की चेन होती है, 1 2 और 3, और इसके दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, पहले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा और तीसरा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यानी कि मिथाइल कार्बन है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन की चेन होती है और इसीलिए इसे हम लोग 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो स्ट्रक्चर एंड यूजेज आप इसका इस तरीके से लिख सकते हो। अब चलते हैं अपने आज के दूसरे पेपर की तरफ, और जो हमारा सेकंड पेपर है 2018-19 का, इसमें जो पहला प्रश्न है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला या स्ट्रक्चर दे दिया आपको, और अब कह रहा है कि इसका नाम लिखिए। तो इस तरीके से जब आपको फॉर्मूला के फॉर्म में अगर कोई स्ट्रक्चर मिल जाए तो आप सबसे पहले उसके ओपन करके लिखिए, जैसे कि मैं यहाँ से ओपन करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इस कार्बन से। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इस डबल बॉन्ड के ऊपर एक और कार्बन है, और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे देखिए एक कार्बन और जुड़ा है। इस पर ये जो है हमारा CH2CH3 या फिर C2H5 आप लिख सकते हैं, वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इस पे डबल बॉन्ड जो है वो हमें क्या मिल रहा है, CH2 मिल रहा है। इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर होल ट्वाइस है, तो इस पे हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं इसको CH3CH3। तो जब आप ओपन करके लिख लेते हैं तो नाम को लिखना आसान हो जाता है। अब हमें सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, जो हमारा पहला रूल है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली चेन तो सबसे लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लगे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है, और क्योंकि वो एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो इसीलिए डबल बॉन्ड को हम लोग को देखना पड़ेगा, और ये एक डाइईन कंपाउंड है, यानी दोनों डबल बॉन्ड्स को हमको चेन में गिनना है। तो इसीलिए जो हमारी सबसे लंबी चेन हो जाएगी वो ये वाली होगी, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाएंगे। नंबरिंग इसकी हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 और 5। इधर से करते तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिलता, इधर से करने पर पहले ही नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसीलिए इधर से आप नंबरिंग करोगे इस साइड से। अब ये जो नंबरिंग कर ली है तो अब इसके हिसाब से नाम देख लीजिए। तो हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले हम लोग पेरेंट नेम लिख सकते हैं। तो ये 5 कार्बन की चेन है, तो इसे हम लोग 1 3, ये तीसरे नंबर पे देखिए डबल बॉन्ड है, 1 3 पेंटाडाइईन। जब हम लोग पेंटेन लिखते हैं तो ई हटाएंगे और डाइईन शब्द जोड़ देंगे, तो नाम बन जाएगा पेंटाडाइईन। और इसकी नंबरिंग भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये पहला डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे नंबर के कार्बन पे है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे 1 3 पेंटाडाइईन। और कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन लगे, दूसरे नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, और चौथे नंबर के कार्बन पर, क्योंकि इसे तो हम लोग रिंग में ले लिया तो ये वाला छूट रहा है, ये क्या है हमारा मिथाइल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। ABCD के हिसाब से लगा देना है अल्फाबेटिकली, तो हो जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल 1 3 पेंटाडाइन, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप इसका नाम या स्ट्रक्चर बना करके नाम लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न इज गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ हेक्सामीन। हेक्सामीन जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जहां पे 4 नाइट्रोजन जो है वो CH2 ग्रुप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आपको देखने में थोड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर लग सकता है, लेकिन बनाना आसान है। इसे हम लोग मिथामीन या फिर हेक्सामिथाइल इंटरटेनिन के रूप से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H12N4, और इसे हम लोग केज लाइक स्ट्रक्चर लाइक एडेमेंटेन के तरीके से देखते हैं। यहाँ पर जो है 4 नाइट्रोजन एटम जो है वो कॉर्नर ऑफ अ केज बनाते हैं, जिसमें मिथाइलिन ग्रुप जो है वो उन्हें जोड़ने का काम करता है। तो एक्चुअली ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन अगर आप इसको बनाने में असमर्थ हैं तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये आसान तरीका है इसको बनाने का। सिंपल आपको 4 कॉर्नर्स पे नाइट्रोजन लिखना है, एक नाइट्रोजन ऐसे, एक नाइट्रोजन यहां, और इससे दूरी में नीचे साइड में एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर। अब सिंपली सभी नाइट्रोजन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आपको CH2 ग्रुप्स लगाना है। जैसे इन दोनों को जोड़ना है तो यहां पे आपको मिथाइलिन ग्रुप जोड़ लेना है, यानी कि CH2 इन दोनों के बीच में भी आपको क्या डाल देना है, CH2 डाल देना है। इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में भी आपको क्या डालना है, आपस में जोड़ने के लिए मिथाइलिन ग्रुप डाल देना है। इन दोनों नाइट्रोजन को भी हम लोग मिथाइलिन ग्रुप से जोड़ देंगे, और इसको और इस नाइट्रोजन को जोड़ने के लिए भी हम लोग मिथाइलिन ग्रुप का ही प्रयोग करेंगे। तो सभी जगह एक एक मिथाइलिन ग्रुप डालना है, और लास्ट में बचा ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, तो इसको भी आप मिथाइलिन ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो आप इस तरीके से एग्जाम में अगर आता है हेक्सामीन तो आप आसान तरीके से लिख पाओगे। ऐसा लिखना, कई बार आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन ये वही बात है। देखिए जहां पर भी कॉर्नर है वहां पे हमको CH2 ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहा है। आप इस तरीके से भी इसको
लिख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो है हेक्सामीन का स्ट्रक्चर। अब इसके केमिकल यूजेस की बात करें तो ये एक वर्सेटाइल केमिकल है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं, और ये फिनोलिक रेजिन्स, एक्सप्लोजिव्स को बनाने के काम में आता है। वल्केटिंग एजेंट्स के रूप में यूज किया जाता है रबर्स में, और कोरोजन इनहिबिटर के रूप में यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। इसके साथ ही साथ ये सॉलिड फूड के तरीके से यूज करते हैं फॉर द कैंपिंग स्टोन्स। जो स्टोव्स आजकल देखते हैं लोग घूमने ले जाते हैं तो अपने पहाड़ों पर ले जाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और आजकल एक वीडियो भी बड़ा वायरल होता है जिसमें इसी का प्रयोग करके लकड़ी वगैरह जलाने के काम में आते हैं। तो इसके अलावा ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तरीके से भी यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूरिन के इन्फेक्शन हैं उसको, जो बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए। इसके साथ ही साथ ये फूड प्रिजर्वेटिव के तरीके से भी कई जगह यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी एज अ प्रिजर्वेटिव, या फिर स्वेट और ऑडर को, यानी कि दुर्गंध और पसीना जो निकल रहा है उसको रोकने के काम में भी लाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शंस में एज अ रिएजेंट भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है वो इमली में जनरली पाया जाता है, सिंपल से अगर हम लोग कहें, और ये इसका जो फॉर्मूला है वो C4H6O6 है। ये एक डाईहाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है ऑफ द सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी अभी आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। और इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दो अगर OH ग्रुप आप लोग हटा दें तो ये सक्सेनिक एसिड बन जाता है, यानी 4 कार्बन की चेन और पहले और चौथे कार्बन पर COH ग्रुप लगा हो तो उसे सक्सेनिक एसिड बोलते हैं। बट इसके अगर दोनों कार्बन पर, जो बीच के दो कार्बन है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 2 और 3 कार्बन पर अगर एक एक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और इसी 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को हम लोग टार्टरिक एसिड के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यूजेस की बात करें तो ये एक लिविंग एजेंट के रूप में यूज करता है एज इन द बेकिंग पाउडर, और इसके साथ ही साथ ये सॉर टेस्ट होता है, इसीलिए ये फूड में बेवरेजेस बनाने के काम में आता है। खट्टा टेस्ट जो है, जो इमली का खट्टा टेस्ट है, वो भी टार्टरिक एसिड की वजह से ही होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। इसके साथ ही साथ ये टेस्ट मेडिएटर्स को इंप्रूव करने के लिए, रॉ मटेरियल्स के रूप में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, या फिर कायरल मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, या बनाने के लिए करते हैं। आप देख रहे हैं ये कार्बन नंबर 2 और 3 जो है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन भी हैं, तो ये यहाँ पर कायरलिटी जो है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। तो ये डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, मीजोलैक्टिक एसिड और रेसिन मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड में हमें देखने को मिलता है। तो जब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी वहां पर भी करते हैं। ये एक फ्लेवर एनहांसर के तरीके से यूज करते हैं ओरल मेडिकेशंस में टू इंप्रूव द टेस्ट, और साथ ही साथ ये एक चिलेटिंग एजेंट के तरीके से यूज करता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन एसिटिक एसिड। मैंने आपको एक वीडियो दिया था इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, और हमने इसको भी बहुत ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसिड की एसिडिटी किस प्रकार से बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो जो COH ग्रुप लगा होता है ये एग्जैक्टली आयनिक फॉर्म में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और COO माइनस और H प्लस देता है। तो जितना ये स्टेबल होगा हमारा एसिटेट आयन, उतना आसानी से वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब जो क्लोरोएसिटिक एसिड है उसमें क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। क्लोरो ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो क्या होता है कि जो माइनस आई इफेक्ट वाला जो Cl ग्रुप है वो हमारे C डबल बॉन्ड OH वाले, जैसे कि ये हमारा जो CH2 ग्रुप पे लगा हुआ है पहले तो यहां पर, और ये जो है फिर ये COH ग्रुप पे लगा हुआ। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इस खींचने की वजह से यहां पर जो क्या नाम है, स्टेबलाइजेशन है हमारे एसिटेट आयन का, जो कि बनने वाला है क्लोरोएसिटेट आयन का, वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है और एक स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस जो है वो बनाता है। इसीलिए इस माइनस आई इफेक्ट ग्रुप या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो क्लोरीन एटम है उसकी वजह से क्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना कंजुगेट बेस बनने की संभावना होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो हमें मिल करके मिलेगा। जबकि एसिटिक एसिड की बात करें तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप लगा है, ये अपने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर डालता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को लीव करना यहां पर थोड़ा सा
मुश्किल होता है, रिलीज करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत आती है हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 7 नंबर में भी पूछता है, इसका एक्सप्लेनेशन का पूरा वीडियो हमने बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं हमारे, तो हमने इस वीडियो के इस सब्जेक्ट के सभी वीडियोस और पूरे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा रखे हैं, वो आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप जरूर जो है सभी क्वेश्चंस को डिटेल में भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट जो है वो सैलिसिलिक एसिड का मिथाइलेशन करने से हमें प्राप्त होता है। ये एक सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है और जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग मिथाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ OH और यहाँ COOH ग्रुप होता है। यहाँ से H को हटा करके क्या लगा दिया है, CH3 या मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, जो कि बेंजोएट ईस्टर के को प्रोड्यूस करने के द्वारा जैसे बनता है। और ये जो मिथाइल सैलिसिलेट है इसे हम लोग ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो विंटर ग्रीन ग्रास होती है उसकी महक जो होती है, जैसे आप मूव वगैरह लगाते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो आती है वो मिथाइल सैलिसिलेट की वजह से आती है। और ये ग्लुथेरिया प्रोकम्बस नाम का जो बीन्स नाम की जो हमारी एक ग्रास है उसके पत्ते में भी यही पाया जाता है मिथाइल सैलिसिलेट, जिसकी वजह से वो महक हमको कैरेक्टरिस्टिक महल जो है मिलती है। इसका IUPAC नाम की बात करें तो ये मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट इसको बोलते हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो बेंजोएट ग्रुप पे लगा हुआ है और दूसरे पोजीशन पर यानी 1 2 दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी, इसीलिए इसे मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट हम लोग बोलते हैं। ये मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है वो मिथाइल ईस्टर होता है सैलिसिलिक एसिड का। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यूजेस की बात करें तो इसे हम लोग रूबिफिकेशन के रूप में शरीर के अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं। कहीं दर्द है, मोच आ गई है, घुटनों में किसी तरीके का दर्द हो रहा है तो उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं। और ये टॉपिकल एनाल्जेसिक के तरीके से यूज करते हैं, पेन रिलीविंग क्रीम में, बाम्स में, स्मूथ मसल्स में और जॉइंट एक्टिव्स में। जैसे मैंने कहा मूव अगर आप लगाते हो तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मूव की आती है, वो इसी की वजह से आती है। इसे हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज करते हैं, च्युइंग गम्स में, कैंडीज में, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में और फ्रेग्रेंस के तरीके से भी यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बनाने में। तो ये काफी अच्छा हमारे लिए एक एजेंट के तरीके से हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। देखिए जैसे एसिड का एसिडिटी जानना है वैसे बेस का बेसिसिटी जानना है। तो जो भी हमारे अमीन्स होते हैं, अमीन्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जहां पर नाइट्रोजन लगा हो और उस पर डिफरेंट R या हाइड्रोजन्स लगे होते हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे नाइट्रोजन पर, इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से ये हाइड्रोजन या क्या नाम है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एज अ बेस काम करता है। तो जितना ज्यादा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उतना ज्यादा हमारा जो अमीन होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि उतनी अच्छी से वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब बात करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स की। तो जो एलिफेटिक अमीन्स होती हैं उसमें जनरली जो है हमें एल्किल ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है और इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के ऊपर ढकेलने का काम करता है। जैसे कि ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर R ग्रुप लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो आसानी से किसी दूसरे जो भी प्रोटॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए प्रेजेंट रहेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर बढ़ती है और एसिडिटी जो है बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि एरोमेटिक अमीन्स जैसे कि अगर हम लोग एनिलीन का एग्जांपल ले लें तो एनिलीन में आप जानते हो कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के होने की वजह से यहाँ पर लगातार डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो जो ये हमारे पास बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, ये रिंग सिस्टम के अंदर चला जाता है और वहां पर डीलोकलाइज होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंस जो है वो कम हो जाती है। नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है ये बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से ये अवेलेबिलिटी कम है। अगर अवेलेबिलिटी कम है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन के ऊपर वो कम होती है और उसके कम होने की वजह से ये वीकर बेस के तरीके से काम करता है और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। रेजोनेंस यहां पर काम करता है एरोमेटिक अमीन्स में और इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट जो है वो हमारे एलिफेटिक अमीन्स में काम करता है। इस पे भी हमने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
गिव द स्ट्रक्चर, ये दोनों क्वेश्चन एसिडिटी और बेसिसिटी वाले जो हैं ये 2 नंबर में तो पूछे गए हैं, लेकिन ये 7 नंबर में और भी एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन दोनों में से एक जो है एग्जाम में जनरली हमें मिल जाता है। नेक्स्ट इज गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एम्फेटामिन। एम्फेटामिन भी जो है वो एक एमीन है और एज अ ड्रग हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये फिनाइल इथाइल एमीन क्लास की एक ड्रग होती है। IUPAC नाम इसका जो होता है RS, क्योंकि ये रेसिड्यू मिक्सचर की तरीके से हम लोग यूज करते हैं। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 अमीन। अब स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो 1 फिनाइल मतलब ये आप देख रहे हैं ये एक प्रोपेन यानी 3 कार्बन की चेन है। इट इज 1 2 3। इसके पहले कार्बन पर बेंजीन लगी हुई है, दूसरे कार्बन पर अमीन ग्रुप लगा हुआ है और इसीलिए इसे हम लोग 1 फिनाइल प्रोपेन 2 अमीन के रूप से जानते हैं। अब ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट ड्रग है और ये डिफरेंट बीमारियों के इलाज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसे ADHD बोलते हैं उसके ट्रीटमेंट में, नेक्रोलेप्सी के ट्रीटमेंट में, ओबिसिटी के ट्रीटमेंट में, यूफोरियन के तरीके से इसको यूज करते हैं और डिप्रेशन तथा क्रॉनिक पेन को भी ठीक करने के लिए हम लोग एम्फेटामिन का प्रयोग करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक अमीन ग्रुप जो है हमारे लिए या ड्रग जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस में यूज किया जाता है जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी अवेलेबल हो कि जो लीविंग ग्रुप है उसके बगल में जो कार्बन है वो किस कार्बन से हाइड्रोजन को लीव करके जो है एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हम लोगों ने देखी थी, अगर एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए जैसे कि 2 ब्यूटेनॉल में हम लोग एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां से OH ग्रुप निकलेगा। अब OH ग्रुप के बगल में दोनों तरफ कार्बन हैं तो इस कार्बन को के हाइड्रोजन को और इस कार्बन के हाइड्रोजन को दोनों तरीके से रिलीज कर सकता है। तो अगर जो है हमारा OH ग्रुप निकल रहा है और यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा है इस पहले कार्बन से मान लीजिए, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला जाए नंबर 3 वाले कार्बन से तो क्या बनेगा हमारे पास 2 ब्यूटीन बनेगा। इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा ये बताने के लिए हम लोग सैडजेफ रूल का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके सामने ये रिएक्शन है, जो 1 ब्यूटीन होता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है, 2 ब्यूटीन जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। इसके पीछे मैंने आपको पहले भी कारण बताया है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड लगा है, इन दोनों तरफ जो है वो हाईली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस तरफ पर 2 हाइड्रोजन है जबकि इस तरफ पर एक सब्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे एल्कीन्स का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी और इसीलिए उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये ही है हमारा सैडजेफ रूल कहलाता है। तो सैडजेफ रूल जो है प्रेडिक्ट करता है रेजो सेलेक्टिविटी ऑफ द एल्कीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि सेकेंडरी या टर्शियरी रिएक्टेंट जैसे कि एल्केल हैलाइड या अल्कोहल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जनरली जो है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो बनती है और यही जो है वो सैडजेफ रूल कहलाता है। अगर वो सैडजेफ रूल को फॉलो कर रही है तो वो एक हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। और इसका उल्टा है, अगर ये माइनर प्रोडक्ट आप ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि अगर बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मतलब एक हाइड्रोजन है और यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, तब उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला जो है वो मेजर हो जाएगा और इसे फिर हम लोग हाफमैन रूल के रूप में जानते हैं। तो यही है एलिमिनेशन रिएक्शंस का हाफमैन रूल और सैडजेफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बेस इन E2 रिएक्शंस। एलिमिनेशन 2 टाइप की जो बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें बेस का क्या यूज होता है वो आपको देखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन पे अभी आगे एक प्रश्न है वो अभी आपको देखेंगे। अभी एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपने देखा भी। तो जो बेस होता है वो क्रूशियल होता है फॉर द E2 रिएक्शंस, क्योंकि ये जो है एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करिएगा उतने ही तेजी से सिंगल स्टेप में बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है प्रोसेस होती है। अगर आप वीक बेस यूज करिएगा तो वो एलिमिनेशन जो E2 रिएक्शन है उसको करने में दिक्कत होगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करिएगा तो ये रिएक्शन एक स्टेप में आराम से हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि जो प्रोटॉन होता है वो बीटा कार्बन से हम लोग निकाल लेते हैं और उसी समय जो लीव ग्रुप है वो भी हम लोग वहां से निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास CH3 CH2 और ये CH2X है, यानी कि Cl मान लीजिए है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा जो बेस होगा, मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल है जो बेस है वो आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकालेगा और सेम समय पर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। इस तरीके से जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एक स्टेप में, इसी को हम लोग E2 रिएक्शन के रूप में जानते हैं और ये बेस के प्रेजेंस में जनरली होती है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतनी आसानी से ये E2 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, यही इसका इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। ओजोनोलाइसिस जो है वो एल्कीन
एल्कीन जो होती है वो सी डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, एल्काइंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है। इस पर ओजोन यानी कि इसका एडिशन रिएक्शन करना होता है। ये 2 स्टेप में जनरली रिएक्शन होती है। तो ओजोनेलिसिस जो ऑफ एल्कीन्स होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो टूटता है। दोनों बॉन्ड को हमको ब्रेक डाउन करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन और हमें कार्बोनिल कंपाउंड जनरली प्राप्त होता है। अगर हम क्या नाम है रिडक्शन कर रहे हैं लास्ट स्टेप में, तो अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्राप्त होता है। ओजोन जो होती है वो एल्कीन के साथ रिएक्शंस करती है और सबसे पहले एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाती है जिसे हम लोग मोलोजोनाइड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और ये जो मोलोजोनाइड है वो नेक्स्ट स्टेबली अपने आप को बनने के लिए स्टेबल ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। इसी ओजोनाइड को जो हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ जैसे कि आप डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं या कीटोन्स एल्डिहाइड या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को देखना है, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया होता, पूरा इस पे वीडियो है, आपको मिल जाएगा। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर में भी पूछता है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, पहले एडिशन करते हैं किसी भी एल्कीन्स या एल्काइंस के ऊपर, तो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है यहाँ पर, और जो हमारा ओजोन है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये जो मोलोजोनाइड बनता है, ये मोलोजोनाइड का स्ट्रक्चर है। ये मोलोजोनाइड जो है वो एक हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, ये ज्यादा देर तक इस तरीके से नहीं रह सकता। तो ये फिर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इस बॉन्ड को, जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है दैट विल ब्रेक, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पर भी बनेगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 ओजोनाइड का फ्रेगमेंटेशन जो है वो हो जाता है। अब जैसे ये टूटेंगे वो वापस से अटैक करेगा। ये जो निगेटिव चार्ज वाला जो हमारा कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो आप देख रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है, लेकिन ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर स्लाइड निगेटिव, तो ये निगेटिव चार्ज जो वो इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा, देख रहे हैं जैसे आप, और ये जो ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और वो इस बगल वाले कार्बन के ऊपर, जैसे यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा और एक फिर से साइक्लाइजेशन हो जाएगी जिसकी वजह से आपको ओजोनाइड जो है प्राप्त होगा। इसी ओजोनाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो जिंक के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हमें 2 मोल ऑफ जो है वो कीटोन्स या एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं और इसी रिएक्शन को हम लोग ओजोनेलिसिस ऑफ एल्कीन्स के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ जो है 2019-20 का पेपर, और यहाँ पे जो पहला प्रश्न था वो था केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सक्सिनिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बताया था तो हमने कहा कि 4 कार्बन की चेन है और पहले और चौथे दोनों नंबर पर अगर जो है आपको COH ग्रुप देखने को मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। तो आ गया सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड जो है वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका IUPAC नेम होता है 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड, यानी 4 कार्बन की चेन, ये हो गया 1 कार्बन, ये 2, ये 3 और 4, और चारों कार्बन में से पहले और चौथे कार्बन पर आपको COOH ग्रुप देखने को मिल जाएगा। अगर इसी पे दूसरे और तीसरे पे OH होता तो इसी को हम लोग टार्टरिक एसिड बोल रहे होते। ये हमारे लिए फूड एडिटिव के तरीके यूज होता है, ये फ्लेवर एनहांसर के तरीके से यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग एड के तरीके से यूज होता है, पॉलीमर और केमिकल्स को बनाने के लिए एक प्रिकर्सर के तरीके से यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी हम इसका प्रयोग इस काम के लिए करते हैं कि प्रिकर्सर के तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, और ये कॉस्मेटिक्स या फिर प्रोटीन फॉर्मुलेशंस के लिए लाइफलाइजेशन प्रक्रिया को करने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, जो इससे भी सिंपलेस्ट या सबसे सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पर है। 2 कार्बन की चेन हो सकती है पॉसिबल और दोनों ही कार्बन पर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 1,2-इथेन डाइओइक एसिड, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल सा 2 कार्बन की चेन, ये हो गया 1, ये 2, दोनों पर COH ग्रुप आपको लगा देना है। यूजेस की बात करें तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट के तरीके से यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से यूज करते हैं, चिलेटिंग एजेंट के तरीके से यूज करते हैं, एसिडिक क्लीनिंग एजेंट के तरीके से यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेन्स, मिनरल डिपॉजिट्स एंड रस्ट फ्रॉम द वेरियस सरफेस, जैसे कि वुड, टेक्सटाइल एंड मेटल। तो ये सभी काम जो है ऑक्सैलिक एसिड करता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
या डिफाइंड बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, जहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन सेल्फ कंडेंसेशन में चले जाते थे। ठीक उसी तरीके से अगर हम 2 ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन ले लें जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, खास करके जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, तो उनकी रिएक्शंस आपस में होने पर, जब वो जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उसके एडिशन रिएक्शन होने पर हमें एक बेंजोइन प्राप्त होता है, और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन के रूप में जानते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन जो है वो एक कपलिंग रिएक्शन होती है, जहां पर जो आपके पास 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, खास करके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या ऐसे एल्डिहाइड्स जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा दूं, तो हमने क्या लेना है, 2 मोल, और यहाँ पर जैसे हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स आपको यहाँ पर ले लेने हैं, और इन दोनों को ही आपस में क्या करा देना है, कंडेंसेशन रिएक्शन करानी इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग जैसे कि कैटलिस्ट लाइक KCN आप ले सकते हैं, NaCN ले सकते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो इथेनॉल या फिर क्या नाम है, अल्कोहल इत्यादि के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। तो सिंपल सा जो है रिएक्शन यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके का, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बेंजोइन बोलेंगे। तो हमें 2 मोल लेना है सिंपल, और ये KCN पानी और इथेनॉल के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करानी, तो इसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा और बेंजोइन आपको प्राप्त होगा, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देख रहे हैं आप, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ये बनेगा हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब एक चीज और है कि रिएक्शन हुई कैसे, तो इस पे हम लोगों ने एक्सप्लेन पूरा आपको पहले एक वीडियो कर रखा है। तो ये प्रोडक्ट यहां से यहां कैसे बना याद रखना है, तो सिंपल एडिशन करानी है। आप क्या कराएंगे, ये हाइड्रोजन जो है उठा करके इसको दे दीजिए, यानी 1 मोल के 1 हाइड्रोजन को उठा करके क्या दे दिया, ऑक्सीजन को दे दीजिए, और कार्बन जो यहाँ पे बचेगा उसको आपको क्या कर देना है, इस कार्बन के साथ जोड़ देना है। सिंपल आपने जोड़ दिया, और जैसे ही आपने जोड़ा आपको बेंजोइन जो है वो प्राप्त हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेंजोइन का स्ट्रक्चर है। इस पे भी प्रश्न पूछा है, बेंजोइन और एल्डोल के स्ट्रक्चर पे भी एक प्रश्न पूछा है। मैं आंसर आपको दिखा दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के रूप में आपको ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपके सिलेबस में जो केमिकल क्लासेस हैं उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर 2 नंबर में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसका एक काफी अच्छा ये प्रश्न है, और इसमें पहला है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो होते हैं उनके लिए 3 बेसिक टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और सिफ्ट टेस्ट। तो जो टॉलेंस टेस्ट होता है वहां पर हम लोग एल्डिहाइड जो हमारा सैंपल है उसको हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, जो कि एक अमोनिकल सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, और उसमें जब हम लोग उसकी रिएक्शन करते हैं तो अगर वहाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट होंगे तो वो एक सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब के ऊपर, यानी आप जो टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हैं उसके यहाँ पर आपको एक चमकीला सिल्वर मिरर जो है वो बन करके मिलेगा, और अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, और अगर नहीं बन रहा है तो वो कीटोन है, क्योंकि कीटोन ये रिएक्शन नहीं शो करते हैं। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो होता है हमारा कॉपर का सोल्यूशन, और उसको जो है हम लोग लेकर के फेलिंग सोल्यूशन A और B दोनों को लेकर के जो है रिएक्शन कराते हैं हमारे सैंपल्स के साथ, तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो है कॉपर 1 ऑक्साइड का जो है वो बनकर के मिलता है। अगर ये बन रहा है इसका मतलब एल्डिहाइड है, नहीं बन रहा है मतलब एल्डिहाइड नहीं है। और तीसरा एल्डिहाइड जो होते हैं वो पिंक और मेजेंटा कलर जो है सिर्फ रेजेंट्स का उसको रिस्टोर रखते हैं, यानी उसका रंग हटता नहीं, डीकलराइजेशन नहीं करते हैं, तो वो एल्डिहाइड माने जाते हैं। अल्कोहल्स की बात करें तो इसमें काफी सारे टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा लुकास टेस्ट है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर प्रश्न कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। लुकास टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग करते हैं। जब हम लोग लुकास रिएजेंट जो कि एक सोल्यूशन होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इन कंसंट्रेटेड HCl, तो जिंक क्लोराइड को कंसंट्रेटेड HCl में ले लीजिएगा तो उसी को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और ये एक जो है डिफरेंट जो क्लाउडी लेयर बनती है, फॉर्मेशन एक क्लाउडी लेयर बनेगी। जब आप अल्कोहल को, जो भी आपका अल्कोहल या सैंपल है उसको आप डालोगे आप लुकास टेस्ट में, तो एक जो है आपको लेयर बन करके मिलेगी, क्लाउडी लेयर जो है बन करके मिलेगी। अब ये लेयर कितनी देर में बनती है उसी के बेस पे हम सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी अल्कोहल्स को अलग अलग बांट सकते हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो कोई रिएक्शन जनरली नहीं करते रूम टेम्परेचर पर, यानी कोई भी क्लाउड आपको बनता हुआ दिखेगा, क्लाउडी लेयर बनते हुए नहीं दिखेगी, तो उससे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर ये रिएक्शन होती है और क्लाउडी अल्कोहल जो लेयर है वो बन रही है, बट ये 5 से 10 मिनट का समय लग रहा है उसको बनने में, तब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल्स है।
और अगर जैसे ही आप ऐड करोगे तुरंत विद इन सेकेंड्स जो है अगर क्लाउडी लेयर बन जाती है एल्किल क्लोराइड की, तो इसका मतलब कि वो टर्शरी एल्कोहल्स हैं। इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स जो होते हैं वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ रिजल्ट मतलब रिएक्ट करते हैं और जो उसका कलर होता है येलो से रेड उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारा टर्शरी वाला होगा वो हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि टर्शरी वाला ये रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। देखिए आ गया, मैंने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिमॉलिकुलर, एक होती है बाईमॉलिकुलर। उन दोनों के बीच में डिफरेंस हम आपको दिखा रहे हैं। पहले इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो कर रखा है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो जो यूनिमॉलिकुलर E1 को हम यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, E2 को हम लोग बाईमॉलिकुलर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, यहाँ पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। तो 2 स्टेप में जो रिएक्शन होती है, जो लिविंग ग्रुप है जो निकल रहा है, जैसे भी आपको एक रिएक्शन हमने दिखाई थी पिछले में क्वेश्चन के आंसर्स में, तो वहां पर वो पहले निकलेगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इस कार्बोकैटायन के बाद जो बनने के बाद जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो बेस करता है और एक प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। जबकि बाईमॉलिकुलर में एक हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का प्रयोग करते हैं और एक ही स्टेप में दोनों स्टेप्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं, यानी साइमल्टेनियसली होगा, लगातार होगा, हमारा लिविंग ग्रुप निकलेगा और उसी के साथ हाइड्रोजन भी निकलेगा और इसकी वजह से यहाँ पर हमें तुरंत जो है एलिमिनेशन प्राप्त हो जाता है। दूसरा काइनेटिक्स की बात करें तो जो हमारा E1 है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है उसके कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन बेस करती है। जबकि E2 जो होती है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ बेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, घटाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इंटरमीडिएट देखें तो E1 में हमारा कार्बोकैटायन जो है वो बनता है, जबकि E2 में इस तरीके का कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट होती है और सीधे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बेस की स्ट्रेंथ बात करें तो अगर वीक बेसिस आप यूज करोगे तो E1 जो रिएक्शन है वो होगी, यानी E1 एलिमिनेशन जो है यूनिमॉलिकुलर वाला वो आपका वीक बेसिस में होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर आप प्रयोग करेंगे तो जनरली E2 रिएक्शन जो है वो होती हैं। सबसेट की बात करें जो टर्शरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स हैं, सबसे ज़्यादा टर्शरी वाले जो होते हैं वो E1 मैकेनिज्म में जाना पसंद करते हैं और जो E2 मैकेनिज्म होती है वो जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स के दौरान शो कर जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स जो होती हैं वो E2 मैकेनिज्म में जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 2 एग्जांपल्स एंड यूजेस ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। एलिफैटिक एमीन्स ऐसी एमीन्स होती हैं जहां पर NH2 या नाइट्रोजन जो है वो हमारे एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हो। ये अमीनो जो अमोनिया है उसके डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। तो एलिफैटिक एमीन्स में सिंपल एलिफैटिक चेन आपको चाहिए जहां पर नाइट्रोजन एटम एक या एक से ज्यादा एल्किल ग्रुप से जुड़े होते हैं। 2 सिंपल एलिफैटिक एमीन्स के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहला हमारा मिथाइल एमीन जहां पर NH2 ग्रुप जो है वो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक सिंपलेस्ट एलिफैटिक एमीन होती है, रूम टेम्परेचर पर जो गैसेस रूप में हमको मिलती है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके से हम यूज करते हैं फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस और ये हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, डाइज और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स के प्रिपरेशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये इसके यूजेस हो गए। दूसरा हमारा है इथाइल अमीन, इससे जस्ट एक स्टेप आगे जहां पे एक कार्बन हमने बढ़ा दिया, यानी कि हमने CH3 के साथ CH2 और NH2 जो है यहाँ पे जोड़ दिया। आप चाहें तो कोई और भी अमीन का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने एम्फिटामीन पहले पढ़ रखा है तो उसका भी एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं। और लेकिन एम्फिटामीन में एक ध्यान दीजिएगा कि वो एलिफैटिक नहीं है, एलिफैटिक क्योंकि पूछ रहा है तो वो वहाँ पे बेंजीन नहीं लगी है, तो वो एरोमेटिक का एग्जाम्पल हो सकती है क्योंकि साइड चेन में वहाँ पर एरोमेटिक नहीं लगी है। बट ये हमारा एलिफैटिक का सिंपल सा एग्जाम्पल है एथाइलमीन और यहाँ पर ये भी गैसेस फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर में। ये सॉल्वेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि डिफरेंट जो हमको सॉल्वेंट के तरीके से चाहिए और स्टार्टिंग मटेरियल के तरह से यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट, रबर, केमिकल्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला प्रश्न हमारा गिव द IUPAC नेम ऑफ, ये एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया और इसका IUPAC नाम देखना है। तो जैसे आप स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहला काम पहचानिए उसमें कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, एक ये COOH ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एक मिथाइल साइड चेन जो है लगी है। सबसे लंबी चेन अब इसके बाद ढूंढनी है तो
हम भी जानते हैं कि यहां से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की हमें ये चेन दिखाई दे रही है। और इस 6 कार्बन चेन पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए ये सबसे बड़ा ग्रुप जो है यही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सानोइक एसिड। हेक्सेन के नाम में से ही हटाना और ओइक एसिड जोड़ देना, तो ये इसका पैरेंट नेम बन जाएगा। और नंबरिंग अगर हम करें तो यहीं से करना पड़ेगा, इट इज 1 2 क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रुप है, 1 2 3, ये हो गया 4 5 एंड 6। तो आप देख पा रहे हैं 6 कार्बन की चेन है, तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, चौथे नंबर पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकली इसको लगा दीजिए, नाम बन जाएगा हमारा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ऐसे ही आप नाम लिख सकते हैं। बड़े सिंपल मैंने देखे हैं स्ट्रक्चर आते हैं हम लोग क्लासरूम में, इससे बहुत ज्यादा मैंने जो आपको वीडियोस दिए उसमें हम लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के भी नाम लिखना सीखे हैं, बट आपके पेपर में बहुत ही आसान नाम लिखने के लिए जनरली आ रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके होने ही होने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द यूजेस ऑफ वैलिन एंड सिनेमल्डिहाइड। ये दोनों जो है, एक तो जो आप वनीला फ्लेवर लेते हैं वो यहाँ से मिल जाता है आपको, और जो सिनेमन का फ्लेवर है, दालचीनी का फ्लेवर, वो आपको यहाँ से मिलता है। तो ये दोनों ही फ्लेवरिंग एजेंट के तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये इसका तो बेसिक यूज हो गया। तो वेनिन जो है वो एक फेनोलिक एल्डिहाइड है, और इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो वनीला जो बीन निकलती है, बीन्स होती हैं उनके एक्सट्रैक्ट में ये जनरली पाया जाता है। तो इसे हम लोग सिंथेटिक तरीके से भी बनाते हैं, और 1 या 2 ड्रॉप से ही हमारे भोजन में वनीला का फ्लेवर जो है वो आ जाता है। ये फूड फ्लेवरिंग एजेंसी का इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा फ्लेवरिंग एजेंट है। जितने भी केक्स बिस्किट्स आप खाते हो उन सभी में इसका फ्लेवर आपको देखने को मिलता है, आइसक्रीम वगैरह सब जगह। तो वेनिन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज फ्लेवरिंग एजेंट है फूड में, बेवरेजेस में, परफ्यूम इंडस्ट्री में। ये चॉकलेट बनाने के, आइसक्रीम बनाने के, बेक गुड्स बनाने के, फ्रेग्रेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इसे हम लोग फार्मास्यूटिकल्स में भी फ्लेवरिंग एजेंट के तरीके से यूज कर सकते हैं। जबकि जो सिनेमल्डिहाइड है इट इज ऑल्सो सेम लाइक दैट, कि ये एक सिनेमन जो होता है हमारा दालचीनी, उसमें फ्लेवर और एरोमा देने के काम में आता है। ये भी एक एल्डिहाइड है, और ये एक फ्लेवरिंग एजेंट के तरीके से या फ्रेगनेंट के तरीके से यूज करते हैं हम लोग फूड प्रोडक्ट्स में, च्युइंग गम्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, और साथ ही साथ ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी शो करता है, और नेचुरल पेस्टिसाइड बनाने के काम में भी आता है। फूड प्रिजर्वेशन एप्लीकेशंस में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सारे प्रयोग ये इसके आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन्स का फ्री रेडिकल रिएक्शन पूछ रहा है। जब मैं इस क्वेश्चन को देखा था तो मैं आंसर बनाते समय मैंने एल्केन्स का फ्री रेडिकल रिएक्शन लिख दिया था, क्योंकि आपके सिलेबस में फ्री रेडिकल ऑफ एल्केन्स जो है पहले दिया हुआ है, तो कई बार दिमाग में वही रह जाता है। बट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये एल्कीन्स हैं। एल्कीन्स जो होती हैं सी डबल बॉन्डेड कंपाउंड होती हैं। जनरली जो है यहाँ पर हमें एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, और हमने आपसे बताया था कि इनका जो सबसे मेजर जो एडिशन रिएक्शंस होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका अट्रैक्ट करता है, और इसके प्रेजेंस में यहाँ पर इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट शो होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दूसरा जो पार्ट है न्यूक्लियोफाइल का वो अटैक कर देता है कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शन होती है, लेकिन ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलती है। अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डालते हैं, और तब फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है, और एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो यहाँ पर होती है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अगर एल्कीन्स में होगी तो उसी को हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के रूप में भी देखते हैं। तो जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस है एल्कीन्स में वो टिपिकली एडिशन रिएक्शंस होती हैं टू अ फ्री रेडिकल टू द डबल बॉन्ड, और ये मोस्ट कॉमन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म अगर आपको मैं दिखाऊं तो रिएक्शन में तो आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं मैकेनिज्म के साथ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पहले यहाँ पर अटैक करता है। तो हम क्या लेंगे, कोई भी पेरोक्साइड ले लेंगे जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन होगा, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एक करके इसके ऊपर चले जाएंगे, और हेट्रोजेनिक जो है वो क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से 2 मोल ऑफ एल्कोक्सी रेडिकल्स हमको प्राप्त होंगे फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स हैं, तो ये सिंपल क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन हैलाइड है हमारा, जैसे HBr ले लिया, KBr ले लिया, उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और अपने साथ जो है हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, और ROH बनेगा, और जिसकी वजह से एक जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, Br के ऊपर, और आपको जो है Br या हैलाइड का जो फ्री रेडिकल है वो प्राप्त होगा। ये ब्राइव फ्री रेडिकल जो है वो फिर इस कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा, और उसके बाद कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और एक जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था बचा हुआ वो फ्री रेडिकल के रूप में कार्बन के ऊपर आएगा, और आपको एक एल्काइल जो फ्री रेडिकल है वो प्राप्त होगा। एल्काइल फ्री रेडिकल लास्ट स्टेप में
फिर से हाइड्रोजन हैलाइड का जो अभी नॉर्मल मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा और आपको एल्किल हैलाइड का एडिशन प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है वो क्या कहलाएगी, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ एल्कीन्स, और एल्काइंस में भी कुछ इसी तरीके से फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी तक का सबसे आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपको CH3 CH2 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 COH दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है सिंपल, और इस पे COH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसका नाम रख देंगे पेंटानोइक एसिड। इसमें कुछ सोचना या समझना है ही नहीं, इससे सिंपल क्वेश्चन जो है वो हो ही नहीं सकता आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आप जितना पढ़ रखे हैं उसमें इससे आसान प्रश्न तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स हमने आपको डिस्कस किया था, जस्ट उसका अपोजिट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, और इनको जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को ये प्राप्त करने के लिए चलती हैं, इसीलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग बोलते हैं। और ये नया कोवलेंट बॉन्ड तब बनाती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस जगह पर अटैक करके, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमारा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, उस पे पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये अटैक कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल टिपिकली जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हमने E+ के रूप में लिखते हैं इस तरीके से, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे BF3 या फिर कार्बोनिल कार्बन, और ये जो होते हैं ये अटैक करते हैं उन एरियाज में जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, और लुईस एसिड की तरीके से एक्ट करते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल तो हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर से बता दें आपको कि ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं और ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का जस्ट अपोजिट होता है, इसे न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं। और यहाँ पर जनरली हमें निगेटिव चार्ज या H2O जैसे ग्रुप जो है या फिर अमीन जैसे जो ग्रुप हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब चलते हैं अपने चौथे पेपर की तरफ, जो 2021 और 2022 का पेपर था। इसके शुरू होते ही हमारी लाइट चली गई, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर भी देख भी बड़ा सी प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है, फिर वही आ गया IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3-मेथॉक्सी पेंटानॉइल क्लोराइड। अभी हमने आपसे क्या कहा कि हम लोग जब भी इसको देखें तुरंत जो है पहले तो पेरेंट नेम की तरफ चले जाएं, जो कि बता रहा है पेंटानॉइल क्लोराइड, यानी एक एसिड क्लोराइड की बात कर रहा है। पेंटानॉइल मतलब 5 कार्बन की चेन होगी जहां पर एसिड के OH ग्रुप को रिप्लेस करके हमें क्लोराइड ग्रुप जो है वो लगा देना है। तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट नेम के हिसाब से 5 कार्बन की चेन बना लें, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की, और ये कह रहा है पेंटानॉइल क्लोराइड है, तो ये डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, यहाँ पर Cl लगा दीजिए, नंबरिंग यहाँ से कर दीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये बन गया आपका पेरेंट नेम, दैट इज पेंटानॉइल क्लोराइड। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कि कौन सा और सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो ये बोल रहा है तीसरे नंबर पे मिथॉक्सी लगा है। मिथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप जो है वो आपको लिखेगा, तो ये 1 2 3 तीसरे नंबर पे OCH3 लगा दीजिए। बाकी जगहों पे मैंने क्या कहा था आपसे कि हाइड्रोजन भर दीजिए, इसका भी रूल है पूरा, वो मैंने आपको वीडियो दिया हुआ था जहां पे हमने बताया था कि नाम से स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो अब हर कार्बन के ऊपर जितनी आवश्यकता है हाइड्रोजन की उतनी लगा दीजिए। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी पूरी है। इसको देखिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो हो जाएगा 3-मेथॉक्सी पेंटानॉइल क्लोराइड। तो ये हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इस तरीके से भी आप स्ट्रक्चर बना के दे सकते हो, या आप इस तरीके से ओपन करके बना सकते हैं। ये 3-मेथॉक्सी पेंटानॉइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस, ठीक है, CH3 CH CH3 CO CH2 CH3। अब इस पे भी वही बात करनी है कि हम लोग क्या करें, अगर इसको हम लोग ओपन अप करके लिख लें तो हमें समझना आसान होता है। ये है CH3, ठीक है, और इस CH3 के ऊपर यहाँ पर CH लगा हुआ है और एक तरफ जो है यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। फिर आ जाता है हमारा C डबल बॉन्ड O, फिर आता है CH2, फिर आता है CH3। इसका मतलब कि ये कार्बोनिल कार्बन है, और इसके दोनों तरफ क्योंकि कार्बन है इसीलिए ये क्या है, एक कीटोन है। तो कीटोन का नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लंबी चेन ढूंढ लीजिए। लंबी चेन जो है वो सीधी लंबी चेन है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से आप करिएगा तो तीसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप आएगा, इधर से करिएगा तब भी तीसरे नंबर पे आएगा, बट नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन भी मिल रहा है। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, इट इज 1 2 3 4 एंड 5। तीसरे नंबर पर क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो नाम हो जाएगा पेंटेन, में से ई हटा करके ONE, 3 पेंटेनोन, ये इसका क्या हो जाएगा, पेरेंट नेम हो जाएगा। तो पेंटेन होना चाहिए और इसमें ONE लगा दिया। कौन से कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर, तो 3 पेंटेनोन, ये हो गया इसका बेसिक नेम अब, या पेरेंट नेम। अब देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन केवल एक है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए हो जाएगा 2
मिथाइल यहाँ लगा दीजिए, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, ये इसका नाम हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, ये इस स्ट्रक्चर का नाम है। तो जब भी कोई फॉर्मूला दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको ओपन अप करके लिखिए, तुरंत आप उसका नाम लिख पाएंगे। और मैंने पूरा प्रैक्टिस आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से करा रखा है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको क्लास में बहुत ही सारा इसका एक्सपीरियंस कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सैडजेफ रूल। ये एक हमारा रिपीटेड प्रश्न है, हमने 18-19 में इसको एक्सप्लेन किया था कि जब एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है तो कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, उसको बताने के लिए सैडजेफ रूल का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द डायल्स-एल्डर रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। कंजुगेटेड डाइन्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है डायल्स-एल्डर रिएक्शन, जहां पर कोई भी कंजुगेटेड डाइन का मतलब एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, अगर ऐसा कुछ पड़ रहा है, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड से वो सेपरेट हो रहा है, तो उसे हम लोग कंजुगेटेड डाइन्स बोलते हैं। और ये कंजुगेटेड डाइन्स किसी भी इनोफाइल यानी कि कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते, जहां पे पाई बॉन्ड है उसके साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है बना करके देता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग डायल्स-एल्डर रिएक्शन के रूप में जानते हैं। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, जैसे डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो है वो एक कंजुगेटेड डाइन्स और एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की रिएक्शन के फलस्वरूप मिलती है। यहाँ एल्काइंस भी हो सकते हैं, एल्कीन्स या एल्काइंस दोनों के प्रेजेंस में हो सकती है, जिसे हम लोग डाइइनोफाइल बोलते हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि डाइइनोफाइल का क्या मतलब है, यानी कि डाइइन लवर जो है, जो कि डाइन्स के ऊपर अटैक करता है, तो वो एल्कीन्स भी हो सकती हैं, वो एल्काइंस भी होती हैं। और फिर उसकी वजह से एक हमें साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव जो है वो प्राप्त होता है, जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और इस तरीके की रिएक्शंस को का एक जो सिंपल एग्जांपल है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो सकती हैं, जो कि मैकेनिज्म के द्वारा बताई जा सकती हैं। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे ब्यूटाडाइन ले लेंगे, जैसे कि ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 एंड 4 है ना, ये तो 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसकी रिएक्शन इथाइलिन के साथ हम कर रहे हैं। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, और जिसकी वजह से इस जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ सेट होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं, यहाँ और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हम लोग साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पर जब ये इस तरीके से रिएक्शन हो रही होती है मैकेनिज्म के द्वारा, जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि जो पाई बॉन्ड है, एक 3 पाई बॉन्ड जो होते हैं, 3 पाई बॉन्ड जो है वो ब्रोक होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड टूटे, एक ये टूटा, एक ये टूटा, एक ये टूटा, और एक नया पाई बॉन्ड बना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पाई बॉन्ड नया बना है, तो ये एक नया पाई बॉन्ड बनता है, जबकि 2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स भी यहाँ पर बनते हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक नया पाई बनता है, और 3 पाई बॉन्ड्स जो यहाँ पर टूटते हैं इस रिएक्शन की, ये भी एक खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समराइज एनी 2 रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के आपके सिलेबस में 2 रिएक्शंस हैं, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और दोनों ही रिएक्शंस में बस सिंपल सा अंतर इतना है कि आप सॉल्वेंट के रूप में या रिएजेंट के रूप में क्या यूज कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड को अगर आप पानी की प्रेजेंस में NaOH या KOH डाल करके रिएक्शन करोगे तो SN1 या SN2 एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। दूसरा, अगर आप पानी को हटा करके अल्कोहल डाल देते हैं KOH के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड में, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यही 2 जो है वो बेसिक रिएक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी एल्किल हैलाइड जो है वो 2 टाइप की रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो आ जाता है वहां पर न्यूक्लियोफाइल, और जबकि एलिमिनेशन रिएक्शंस में एक हाइड्रोजन और हैलोजन जो है वो दोनों रिमूव होते हैं, और एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड यानी कि एल्कीन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको प्राप्त होता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस Br को क्या करता है, यहां से रिप्लेस करने का काम करता है, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। ये 2 तरीके की होती है, एक SN1 होती है, एक SN2 होती है। वो क्या है हमने पूरा एक्सप्लेन करके पहले भी आपको बताया, यानी यूनिमॉलिकुलर और बाइमॉलिकुलर होती है, जबकि एलिमिनेशन जो है वो भी यूनिमॉलिकुलर और बाइमॉलिकुलर होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर जो बेस है वो अटैक करता है, और पहले जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से, मान लीजिए अगर ये इस तरीके से इस हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा तो ये लीडिंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि एल्कीन्स का जनरेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर
केवल निकला है, कुछ भी जुड़ा नहीं, कोई एटम या ग्रुप जुड़ा नहीं है। और यहाँ पर एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगी। ये दोनों रिएक्शन जनरली हमें एल्किल हैलाइड में देखने को मिलती हैं, इसीलिए ये दोनों ही इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। आप इसमें एग्जाम्पल जो है कोई भी एल्कीन ले लीजिए और KOH का अगर पानी के साथ करोगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, और अगर आप KOH लेकर के उसमें अगर अल्कोहल डालोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है जो मैंने आपको बता भी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये एक रिपीटेड प्रश्न है, 17-18 में हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखा था उसके पेपर में, और उसका एग्जाम्पल में आपको उसके यूजेस भी दिए थे। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। मैं पहले भी 2-3 बार अभी 2-3 क्वेश्चन के आंसर में आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताने की कोशिश किया हूँ, फिर से बताता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है वो एक परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए जो कार्बन है उसके ऊपर कोई जो ग्रुप लगाया, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके रखता है, जिसकी वजह से इस एटम के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। ये परमानेंटली हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो और इस तरीके की वजह से यहाँ पर दो पोल्स दिखाई देते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो शेयर्ड बॉन्ड को, जो सिग्मा बॉन्ड के हैं, उनको अपनी तरफ खींच करके रखता है। ये सिग्मा बॉन्ड में ही आपको देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड है उसके ऊपर या बॉन्ड के ऊपर एक हमें पोल देखने को मिलता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दो तरीके का हो सकता है। पहला तो माइनस आई इफेक्ट, जैसे अभी मैंने दिखाया कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो कार्बन से अवे ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि हेलोजन्स होते हैं, Cl है, Br है, NO2 ग्रुप्स हैं, ये OH ग्रुप है, या कोई भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये इस ऑक्सीजन कंटेनिंग जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से अपनी तरफ ले जाएंगे, यानी अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कार्बन से अवे फ्रॉम द ग्रुप जाएगा। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी जानते हैं, और ये माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरा होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो एटम या ग्रुप जैसे कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड यहाँ पर लगा हुआ है या R ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के ऊपर ढकेलता है। तो कार्बन के ऊपर ढकेलने की वजह से यहाँ पर कार्बन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जस्ट अपोजिट है माइनस आई इफेक्ट का, इसीलिए इसे प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं आप। और ऐसे केस में जो पोलैरिटी है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो एल्किल ग्रुप्स जनरली इस तरीके का इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी टू क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन के बारे में बात हो रही है। हमने इसका आपको एग्जांपल पहले भी दे रखा है, जहाँ पे हमने एल्डिहाइड्स के आपको टेस्ट दिए थे, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कुछ और टेस्ट देख सकते हैं। जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट होता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो है वो एक काफ़ी अच्छा रिएजेंट होता है, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है और ऑरेंज या रेड कलर के प्रेसिपिटेट देता है अगर कीटोन और एल्डिहाइड होगा तो, जो कि बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के प्रिपरेशन की वजह से। दूसरा टॉलरेंस टेस्ट, ये हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो एक सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है अमोनिया में, उसको लेकर के रिएक्शन कराते हैं आप, और एल्डिहाइड्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज होती हैं और मेटेलिक सिल्वर जो है वो बनाती हैं, जबकि कीटोन इस टेस्ट को नहीं परफॉर्म करते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है वो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, जहां पर COOH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर और एक जो है OH ग्रुप लगा होता है। अब इसी OH ग्रुप का अगर एस्टाइलेशन कर दें, यानी COCH3 ग्रुप लगा दें इस हाइड्रोजन को हटा करके, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को आप बोलोगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और कॉमन नेम में इसी को हम लोग एस्प्रिन के रूप में जानते हैं। ये जो दवा है जो आप लोग खाते हो, इसका फॉर्मूला होता है C9H8O4, और ये सिंपल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर था, COOH ग्रुप, और यहाँ पे OH था। इस OH के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके COCH3 ग्रुप जो है लगाया, और जैसे आपने इसको लगाया आपको मिल गया, इसी को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये कहलाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या फिर एस्प्रिन। इसका IUPAC नेम होता है 2-एसिटाइल एसिटाइलऑक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो ये एक एनाल्जेसिक के तरीके से यूज करते हैं। ये जो आपका पेन है उसको, जैसे हेडेक्स हैं, मसल के पेन है, या हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, उन सभी में जो दर्द हो रहा है उन सभी को चीज़ों को दूर करने के काम में लाया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है, सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करता है।
एंटीपायरेटिक है, फीवर को कम करने के काम में आता है, और एंटीप्लेटलेट है, ये इसका एक साइड इफेक्ट के तरीके से भी हो सकता है, ले सकते हैं कि ये प्लेटलेट्स की संख्या को भी कम करने का काम करता है, यानी कि ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करने का काम करता है। इसीलिए हार्ट अटैक या स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये दवा जो है हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये एक तरीके की प्रो ड्रग है, जब ये आपके बॉडी में जाती है तो ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो हट जाता है और ये वापस से एसिड, इसका नाम है एसिड ग्रुप में, या आप कह सकते हो सैलिसिलिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और फिर अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एम्फेटामिन, सो द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एम्फेटामिन। ये एक रिपीटेड प्रश्न है, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था, एम्फेटामिन का क्या क्या यूज है और उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगले पेपर में चलते हैं 2022-23 के पेपर में। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताया, उसी तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट होता है जो कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में होता है, जो हमने सी डबल बॉन्ड ओ वाले में देखा था। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये सिंपल क्या है कि जहां पर कार्बन या किसी भी ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड्स अगर हैं, तो अगर कोई आप रिएजेंट डाल रहे हो, जैसे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसके प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है, जिसकी वजह से एक इन्फ्लुएंस होता है कि कहां से ब्रेक होगा, और उसकी वजह से यहां पर पोलैरिटी या चार्ज देखने को मिलता है, और इस तरीके के इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट की तरीके से। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड जो है वो एक से दूसरे कार्बन पर पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट। इसका मतलब कि जब अटैकिंग रिएजेंट आप हटाओगे तो ये इफेक्ट भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कि प्रोटॉन को अगर हम लोग इथीन के ऊपर डालें तो ये जो है एक कार्बन के ऊपर पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा आपको और दिखेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा और वो जो है कंपाउंड जुड़ जाएगा। तो एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो जाना, इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव इफेक्ट विद सुटेबल एग्जांपल। अभी पिछले वाले पेपर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, प्लस आई और माइनस आई के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन का मतलब है कि जब आप कोई रिएक्शन करने जा रहे हो ऐसे कंपाउंड का जहां पर कायरल कार्बन है, जिसकी एक स्टीरियो केमिस्ट्री है, चाहे वो डेक्सोरोटेटरी है या लिवोरोटेटरी है या आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी है, तो जब आप उसकी रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन रिएजेंट के कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट अपोजिट है तो उसी को हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि मान लीजिए आप छाता लेकर के बारिश में गए हैं और छाता जो है वो हवा चली और ये छाता उल्टा हो गया, यानी कि इसका जो वो था वो उल्टी साइड चला गया, हो जाता है ना, आपका छाता जो है पलट जाता है। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन होना, और ये वॉल्डेन साहब ने क्योंकि ढूंढा था इसीलिए इसे वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वॉल्डेन इन्वर्जन जो है वो किसी भी तरीके की स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन किसी कायरल मॉलिक्यूल का जो कि एक केमिकल रिएक्शन में है उसका उलट जाना ही, जैसे खास करके SN2 रिएक्शन में हम लोग इसको देखते हैं। इसे हम लोग इस तरीके से बोलते हैं जो कि ये टर्न इनसाइड आउट स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि अम्ब्रेला वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, यहाँ पे लिखा भी है। इसी को हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन में एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप डिफरेंट, जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन मान लीजिए कि यह कायरल कार्बन होता तो एक पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो जाता मान लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो जाता मान लीजिए CH3, यहाँ हो जाता C2H5। तो अगर ऐसा कोई है जहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री अब बन रही है, अब ऐसी स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर हम OH ग्रुप क्योंकि बैक साइड से अटैक कर रहा है और यहाँ से क्या करेगा, इस Br को बाहर निकालेगा, तो जैसे यहाँ अटैक करेगा तो ये जो OH ग्रुप है वो अब इस साइड जड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगा। इसके ये तो ट्रांजिशन स्टेट हो गई और लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बना OH ग्रुप इधर आ गया और ये बाकी ग्रुप्स जो हैं, जो हमारा CH3 था इधर और ये हमारा C2H5 था, ये क्या हो गए, एक साइड में चले गए। तो पहले किस साइड में थे, ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो कौन साइड में थे, लेफ्ट साइड में थे, और Br जो था वो कहाँ था, राइट साइड में था। अभी देखिए कहाँ है, OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में, बाकी सब कुछ कहाँ है, राइट साइड में है। तो ये इससे पता चल रहा है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट उल्टा हो गया। अगर ऐसा होता है तो इसी को हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये SN2 मैकेनिज्म में आपको जनरली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। इस पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताई थी 18-19 के पेपर में। तो ये वही रिपीटेड प्रश्न है, कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, और बड़ा ही कॉमन सी बात है कि 6 साल के पेपर में बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, लेकिन
आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी रिच है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जिनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यानी हर बार नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर भी अच्छी बात है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, हो सकता है ये फिर से इस बार भी आपको देखने को मिले। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, रिपीटेड प्रश्न होने की संभावना इस सब्जेक्ट में कम होनी चाहिए, लेकिन उतनी ज़्यादा दिख रही है, जो कि पेपर बनाने वाले लोग कॉपी करके फिर से पेपर बना रहे हैं शायद, तो इसी वजह से ऐसा हो जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता भी चल रहा है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट डायल्स-हेल्डर रिएक्शन। अभी पिछले ही पेपर में हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था, यानी ये भी एक रिपीटेड प्रश्न। इतने रिपीटेड प्रश्नों में पैथोफिजियोलॉजी या एचएपी में भी देखने को नहीं मिले थे जितने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, गिव द रिएक्शंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस एक्चुअली आपके सिलेबस में इस बार बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली हमको देखने को मिलती हैं। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो आपके सिलेबस में क्योंकि एरोमेटिक नहीं है, तो ये प्रश्न आप कह सकते हो आउट ऑफ सिलेबस है इस अभी, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी होती हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस आप पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन दो तरीके की रिएक्शंस हैं। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप जो जुड़ता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ का या किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और जो है आर जो HCl है वो यहाँ से निकल रहा है। तो ऐसा है कि कोई भी एल्किल ग्रुप जो है, सॉरी एल्किल हैलाइड जो है, वो आप बेंजीन के साथ या किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में, यानी ये ध्यान रखना है ये कैटलिस्ट जरूरी है, अगर ऐसा रिएक्शंस होता है जो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, सब्स्टिट्यूट करे हाइड्रोजन को, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन के रूप में जानते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो ये है कि यहाँ पर किसी भी हाइड्रोजन को, जैसे मान लीजिए यहाँ के हाइड्रोजन को, ये फिर क्या करेगा, जो एसाइल ग्रुप है यानी कि COR ग्रुप या COHCH3 ग्रुप जैसे है, वो अगर रिप्लेस कर देता है, तो इसी को बोलते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, और इसमें भी AlCl3 एज ए कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है, और यहाँ पर भी HCl जो है वो निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइड्जफ ओरिएंटेशन। जो साइड्जफ रूल है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, 2018-19 में पूछा गया था, 2021-22 में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, तो ये तीसरी बार पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजमुंड रिडक्शन क्या होता है। सिंपल सी रिडक्शन रिएक्शन होती है जहां पर एस्टाइल क्लोराइड्स जो होते हैं उनको हम एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से हम लोग को हाइड्रोजन यूज करनी है, उस पर प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करना है और बेरियम सल्फेट के साथ यूज करना है। ये जरूरी चीज है जो यहाँ पे कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं फॉर दिस रिएक्शन। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, जो Cl है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, इस Cl को हम लोग HCl के रूप में यहाँ से निकाल देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो इस Cl को, दूसरा मोल का जो इस H2 में से एक हाइड्रोजन जो एटम है वो इस Cl को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और इसीलिए इसे हम लोग रोजनमुंड रिडक्शन के नाम से जानते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा जो है पैलेडिनम और बेरियम सल्फेट के साथ आपको यूज करेंगे, तभी इस रिएक्शन को आप ये नाम दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 3-chloro 2-hydroxy हेक्सानोइक एसिड। ये वही वाली बात हो गई कि हमें क्या करना है, पहले इसका बेसिक नेम पकड़ना है, यानी कि जो पैरेंट नेम है हेक्सानोइक एसिड है, तो 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हेक्सानोइक एसिड है, यानी कि यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देना है, COH ग्रुप। अब ये COH के बाद जो है इसकी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये क्या क्या बता रहा है, तीसरे नंबर पे कह रहा है कि क्लोरो लगा दो, दूसरे नंबर पे बोल रहा है हाइड्रोक्सी लगा दो, बाकी में हाइड्रोजन भर दो, जितना हाइड्रोजन आपको चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, बन गया स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3-chloro 2-hydroxy हेक्सानोइक एसिड, और चाहे तो आप इस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। तीसरे नंबर पे Cl है, दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 6 कार्बन की चेन है, और पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द IUPAC नेम ऑफ CH3O CH2 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 CHO। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको ईथर दिखाई दे रहा है। तो एल्डिहाइड जो होता है वो ईथर से बड़ा ग्रुप है, इसीलिए नंबरिंग इधर से करेंगे, इट इज 1 2 3 4 5, क्योंकि ये O आ गया तो इसीलिए लंबी चेन इसको अब नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि कार्बन की लंबी चेन गिनते हैं, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेनल बोल देंगे आप इसको, और 5वें कार्बन पर मेथॉक्सी लगा हुआ है, इसीलिए 5 मेथॉक्सी पेंटेनल, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आप इसका नाम लिख सकते हैं।
कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की पूरी सीरीज आप देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आज के अपने आखिरी पेपर की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म सबसे सिंपलेस्ट प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है जहां पर एल्केन्स में जनरली पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन्स में, जहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट कार्बन स्केलेटन का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आप ब्यूटेन का एग्जांपल ले सकते हैं, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जो ब्यूटेन है वो कुछ इस तरीके से 4 कार्बन की चेन आप देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब क्या करना है, आइसोब्यूटेन होगा, इसको उठा करके अगर एक कार्बन के ऊपर लगा दीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा सिंपल ब्यूटेन है, 4 कार्बन की चेन, और इसमें हमने क्या किया, एक कार्बन को अगर हमने ब्रांच फॉर्म में लगा दिया, ब्रांच फॉर्म में कहने का मतलब इसको उठा करके यहां लगा दिया, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसे हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन जो है इसे बोलते हैं। तो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वह ब्यूटेन का क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर कहलाएगा। तो चेन आइसोमेरिज्म में सिंपल जो एक एल्केन्स है उनमें कार्बन स्केलेटन पे अंतर जो दिखाई देता है वही को हम लोग चेन में जो अंतर है उसी को चेन आइसोमर्स के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर जो क्या नाम है हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो नहीं बदला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, C4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, ठीक। उसी तरीके से इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 3 7 और 3 10। तो ये जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो नहीं बदलेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में चेन में बदलाव हो रहा है, इसीलिए इसे चेन आइसोमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, 2019-20 में पूछा था, एक बार न्यूक्लियोफाइल और पूछ चुका है, तो 2 बार आपने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल भी देखिए सेट्स ऑफ रूल आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस में अगर देखने को मिलता है तो एडिशन रिएक्शंस में मार्कोनिकॉफ रूल चलता है। एडिशन रिएक्शन अगर हम ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वहां पर आप ऐड कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो बताने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल मार्कोनिकॉफ जो है वो एडिशन रिएक्शंस में देखने को मिलता है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जुड़ती हैं, तो यानी कि ऐसा डबल बॉन्डेड कंपाउंड जिसमें दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो, ऐसे को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये बताता है कि हाइड्रोजन जो होता है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है, इनका कहना था जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां पर जाकर उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये इसकी मैक्सिमम हम लोग देखते हैं तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जहां पे बनता है वहीं से हमारा प्रोडक्ट भी मेजर बनता है। तो हम एक एग्जांपल ले लें, अगर जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक एल्कीन है, इसके इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन के साथ एक CH3 है, तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों तरफ नंबर ऑफ जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो अलग अलग हैं, यानी ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसमें अगर हम लोग HBr ऐड करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन वो कहां जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है और इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है। तो एज पर मार्कोनिकॉफ रूल जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा, यानी कि जैसे यहां पे आप देख रहे हैं। और अगर आप इसको जो है यहां जोड़ देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर बनेगा। तो इस केस में हाइड्रोजन को हमको कहां जोड़ना है, यहीं पर जोड़ना है, और इस पर जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा Br जुड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे जोड़ोगे तो ये एक कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर कार्बोकैटायन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में Br जो है Br माइनस वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है जहां पे Br जो है वो इस कार्बन पे और हाइड्रोजन इस कार्बन में जुड़ जाए, वो माइनर प्रोडक्ट होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। और ऐसा इसलिए है कि जब आप मान लीजिए इस पर अटैक करा देते हैं हाइड्रोजन का, तो जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो प्राइमरी जो क्या नाम है कार्बोकैटायन बनेगा, वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। जबकि इस केस में जब आप कर रहे हो तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वो ज्यादा बनेगा। अगर ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा उसी के थ्रू ही फॉरवर्ड होगा। यही इसका मेन एक्सप्लेनेशन है ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। इस पर भी हम लोगों ने डिटेल में वीडियो किया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस पे भी 7 नंबर में एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो आता है। नेक्स्ट, अगर हमको इसका उल्टा प्रोडक्ट बनाना है तो हमने एक मैकेनिज्म आपको दिखाई थी, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करिएगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोल एंड बेंजोइन। बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पूछ रहा है, एल्डोल और बेंजोइन का रिएक्शन पूछ रहा है, सॉरी स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो सिंपल जो एल्डोल रिएक्शन हमने देखी थी वहां पे हमने आपको बेंजल्डिहाइड के साथ उसको रिएक्शन कराया, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो बना वही हमारा क्या कहलाएगा,
एल्डोल कहलाएगा, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो बनता है। दूसरा जो है बेंजोइन की बात करें तो दो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस आपस में कराई तो हमें जो है एक एरोमेटिक जो है वो एल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हुआ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के रूप में, और जो एल्डिहाइड नहीं कीटोन प्राप्त होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और उसी का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, बेंजोइन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों रिएक्शंस हमने देखी थी, उनका जो प्रोडक्ट बनता है उसी को एल्डोल और बेंजोइन बोलते हैं, तो वही यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के रूप में बना दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। ये हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया था, दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी 18, 19 और 22, 23 दो बार पूछा गया और इस बार भी पूछा गया 23, 24 में, तो टोटल 3 बार ये रिएक्शन पूछा जा चुका है। यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये 7 नंबर में भी मैकेनिज्म के साथ पूछी जा सकती है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट इज गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमीन्स। अमीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कई तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा कार्बल अमीन टेस्ट। कार्बल अमीन टेस्ट जो होता है जिसे हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग, फाउल या अनप्लीजेंट ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस होती है किसी भी प्राइमरी अमीन को जब हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक केओएच के साथ ऐड करते हैं, तो एक जो है बड़ी ही बेकार सी जो है स्मेल अगर आती लगी तो आप समझ जाइए कि वो प्राइमरी अमीन है। दूसरा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, यहाँ पर हम प्राइमरी अमीन्स को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और जिसकी वजह से डाई थायो एल्किल कार्बेमिक एसिड जो है ये बनता है। इसको जब हम दोबारा से गर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये हमें एल्किल आइसो थायोसाइनेट्स जो है प्रदान करता है, जिसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल की जैसे होती है। अगर वो स्मेल आ रही है मतलब वहाँ प्राइमरी अमीन्स हैं, नहीं आ रही मतलब वहाँ प्राइमरी अमीन्स नहीं है या अमीन्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हिंसनबर्ग टेस्ट। हिंसनबर्ग टेस्ट जो होता है वो अमीन्स को अलग करने के लिए, में देखिए तीनों के आपको अल्कोहल का, एल्केलाइड का और जो हमारे जो अमीन्स हैं इनके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में जो डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं वो आपको बता दिया हूँ ये पूरे वीडियो के दौरान, जो अलग अलग पेपर्स में। क्यों? क्योंकि इस पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हिंसनबर्ग रिएजेंट होता है उसके साथ जो कि एक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, उसके साथ हम अपने सैंपल को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कलाई, तो जो प्राइमरी अमीन्स होती हैं वो सल्फोनामाइड्स बनाती हैं जो कि सॉल्युबल होता है एक्वस अल्कली में, बिकॉज ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी अमीन्स जो होती हैं वो भी एक सल्फोनामाइड्स बनाती हैं लेकिन वो इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस अल्कली में, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन होता है वो नाइट्रोजन के ऊपर लैक करता है। और जो टर्शरी अमीन्स होती हैं वो इस तरीके की रिएक्शंस नहीं शो करती, यानी वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ नहीं रिएक्ट करती, क्योंकि वहां पर वो किसी तरीके का जब डिसॉल्व करते हो तो वहां पर एसिडिफिकेशन करती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। तो तीनों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज डायल्शेल्डर रिएक्शन। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 2 बार इसके पहले पूछा जा चुका है और तीसरी बार पूछा जा रहा है, तो हमें बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार बढ़िया अख्तियार कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड। देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पूछ लिया गया, लेकिन ये प्रश्न टेक्निकली सही नहीं है क्योंकि ये कहाँ पर ऑर्डर पूछ रहा है ये नहीं बताया। तो जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं वो 2 तरीके की रिएक्शन शो करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो दोनों जगह ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप देख सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तो SN1 और E1 रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व जहां पर होता है वहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो टर्शरी वाला सबसे तेज जाता है, फिर सेकेंडरी वाला जाता है, फिर प्राइमरी वाला जाता है। हमने कहा था कि जो SN1 रिएक्शन है या E1 रिएक्शन जो है वो टर्शरी वाले जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। जब अगर हम बात करें SN2 रिएक्शंस की तो जो 1 स्टेप रिएक्शंस होती हैं उसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स जो होती हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे आसानी से सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो सबसे आसानी से SN2 रिएक्शन में चली जाती हैं और न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे साइड से यानी बैक साइड से आसानी से अटैक कर सकता है। जबकि E2 रिएक्शंस में जनरली जो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स होती हैं वो पहले जाती हैं। क्यों? क्योंकि जा सकती हैं क्योंकि अगर हम लोग वहां पर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का प्रयोग करते हैं फॉर द सैट्जफ रूल की तरफ से, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो तो ये इस तरीके से चलेगा, अगर आप वीक बेस यूज कर रहे हो तो प्राइमरी वाला पहले E2 रिएक्शन नहीं जाएगा, वो E1 रिएक्शन में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमको ऑर्डर जो है वो हम लोग एल्किल हैलाइड्स का बता सकते हैं, कहाँ पे किस रिएक्शन में किस कंडीशन में आप रिएक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से ये चीजें बनेंगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली मतलब पूछते समय बताना चाहिए कि किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय या अंडरस्टैंड बाय हॉफमैन रूल। ये सैट्जफ रूल का जस्ट अपोजिट रूल है, यानी सैट्जफ रूल ने कहा था कि जो
जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती हैं वो बननी चाहिए, मतलब हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन में। लेकिन जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है अगर वो एज अ मेजर प्रोडक्ट बने, मतलब कह रहा था शेफ़र रूल कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती हैं वो बनती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। उसका जस्ट अपोजिट बात अगर कोई बोलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन रूल। ये तब हो सकता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस अपना काम करे, यानी बल्कि ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं और बल्कि बेसिस के प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को कर रहे होगे, तो बल्कि ग्रुप की वजह से जो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं वो जल्दी नहीं निकलते, हिंडर करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो जो है बगल वाले कार्बन की जगह उसके दूसरे साइड के कार्बन के हाइड्रोजन से हम लोगों को बेस को निकालना पड़ता है, जिससे जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है एज अ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये कहलाता है हॉफमैन्स रूल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द E1 एंड E2 रिएक्शंस। ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं 2019-20 के पेपर में, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। E1 जो होती है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, E2 जो है बाईमोलिकुलर रिएक्शंस हैं। तो इस तरीके से आप इसको वापस से जैसे हमने एक टेबल बना के दिया था आप वैसे कर सकते हो, या एग्जाम्पल देकर के भी समझा सकते हो। तो एक चीज और ध्यान रखें, कुछ और क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, जैसे कि SN1 और SN2 में बिल्कुल इसी तरीके से अलग क्या है, या जितने भी आपके कंपाउंड हैं उनके जो भी आपके यूजेज एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेज वाले हैं वो सारे आप जरूर देख लीजिएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर पे बार बार प्रश्न आ रहा है, स्ट्रक्चर से नाम, नाम से स्ट्रक्चर, तो आपको जरूर देख लीजिएगा। और जो जितनी भी रेम रिएक्शंस हैं जैसे कि फ्री रेडिकल इन एल्केन, क्या नाम है, फ्री रेडिकल इन एल्कीन, 1,4 जो हमारे जो ब्यूटाडाइंस हैं उनके ऊपर जो रिएक्शंस हैं, एलाइल के ऊपर अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया, विनाइल के ऊपर अभी प्रश्न नहीं पूछा गया। 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, एलाइल ग्रुप क्या है, विनाइल ग्रुप क्या है, और क्या नाम है ओजोनोलाइसिस पे जैसे बार बार प्रश्न पूछा है तो इन दोनों पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एसिडिटी और बेसिसिटी पर प्रश्न पूछा गया है तो वो फिर से आपका पूछा जा सकता है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा आइसोमेरिज्म पे बहुत कम प्रश्न पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है कि उस पर भी प्रश्न आए, जैसे कि केवल चेन आइसोमर पूछा गया था, तो आप पोजीशन है, मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, रिंग एंड चेन आइसोमर्स हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। आइसोमेरिज्म क्या है उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है। तो ये एक आप जब रिवीजन कर रहे हो तो ये सारी चीजें जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने आपको 6 पेपर और उनके एक्सप्लेनेशन रखे। आप हमारे चैनल पर हैं, अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हैं तो YouTube पे आप जाइएगा प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट में आपको जो सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का BP202 का, इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सभी आपके सिलेबस के सभी टॉपिक्स को मैंने आसान तरीके से रिएक्शंस वगैरह के साथ समझाने की कोशिश की है, जो मैं कर पाता हूँ वो मैंने वहाँ पे करने की कोशिश की, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। टेलीग्राम पे इसी नोट्स को आपको इजीली चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे आप जाएंगे, सभी चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम के जो PDF लिंक है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से निकाल सकते हो, या चैनल पर जाके ऊपर टॉपिक वाइज सर्च करके भी निकाल सकते हो। इसका नाम है डॉक्टर PK शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस का। हमारा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी नोट्स वगैरह या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियोस वगैरह आपको वहाँ पे भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो, ये भी फ्री है। और आप चाहें तो हमारा डॉक्टर PK सर, डॉक्टर MP सर क्लासेस का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन पे, और वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने प्रश्न इत्यादि आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरी तरीके से देख लिया, आपको पसंद आया, अगर कोई भी प्रश्न है आपके, कोई भी कमेंट्स हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छे से हो, आप अपने पेपर में बेहतर कर पाए, और आपकी अगर मदद होती है और ये पेपर आपको अच्छा होता है और आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे सभी वीडियोस को देखने के लिए, और आपके सभी सेमेस्टर्स के सभी तरीके की मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो आप जो है हमारे साथ जरूर जुड़िए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।